खैर, हाँ भैया, तो सारी की सारी बातें करेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स की पूरी बातें, जहां बातें शुरू होंगी आपकी ऑब्वियसली नेशनल इनकम से, देन उसके बाद में मनी एंड बैंकिंग, उसके बाद में एग्रीगेट डिमांड की बातें, एंड देन वो छोटे छोटे से चैप्टर हमारे, छोटे ही तो हैं, गवर्नमेंट बजट, बैलेंस ऑफ पेमेंट और फॉरेन एक्सचेंज रेट। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स की शुरुआत से लेके आखिरी तक की सारी बातें कर जाएंगे, और जितना ज़्यादा सामने ध्यान देंगे उतना ज़्यादा फायदा होगा। जिसने आपसे पहले इकोनॉमिक्स की काफ़ी अच्छी तरीके से पढ़ाई की हुई है या ठीक ठाक तरीके से पढ़ाई की हुई है तो उसके लिए काफ़ी कंफर्टेबल रहेगा, और जिसने नहीं भी की हुई, तुम्हारी बात कर रहा हूं मैं, तो जिसने नहीं भी की हुई या काफ़ी कम की हुई है, और तुम्हारी तुम्हारी कह रहा था मैं, खैर, तो बेसिकली वो भी सामने ध्यान से देख लें रिलेवेंटली, ये भी सारा का सारा कंटेंट अगर करके चले जाएंगे वो भी ऊपर ऊपर से, तो भी आपके काफ़ी अच्छे और ढंग के नंबर आ जाएंगे। तो मान के चलें लगभग लगभग इंपॉर्टेंट कंटेंट नहीं बल्कि लगभग लगभग सारा ही कंटेंट डिस्कस करने वाले हैं अभी के अभी। बच्चों बोल, तुम्हें सामने यहाँ इसलिए बिठाया था, क्यों क्यों बातें कर, चलो खैर। तो बेसिकली सबसे पहले नेशनल इनकम के अंदर सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, जो कि हमारा रिलेवेंट कंटेंट रहता है, चैप्टर का नाम भी सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, तो उसी के अंदर सबसे पहले आप लोग ये रियल फ्लो और कुछ मनी फ्लो की बातें पढ़ते हैं, देन जाके आपका कंक्लूड हो पाता है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। आपसे पहले पढ़ा सब कुछ हुआ है, दोबारा से ये सारी की सारी चीजों को देखना है हमें काफी जल्दी जल्दी और फटाक से। जिन चीजों को आपने काफी कम पढ़ा हुआ है, जो मुझे ऑलरेडी पता है, तो बेसिकली उनके ऊपर थोड़ा ज़्यादा वक्त लगाएंगे, और जो चीज़ें पहले से ही काफ़ी ज़्यादा आसान हैं तो उनके ऊपर रिलेवेंटली काफ़ी कम वक्त लगाने वाले हैं हम लोग। तो आराम से ज़रा सुन लेते हैं। तो जहां इस रियल फ्लो को अच्छे से समझने के लिए तो काफी ज्यादा आसान बात कि हम अपनी इकोनॉमी को दो हिस्सों के अंदर डिवाइड कर देते हैं, एक हाउस होल्ड सेक्टर और दूसरा प्रोड्यूसिंग सेक्टर। हाउस होल्ड सेक्टर अपनी फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर की फॉर्म में, और बदले में प्रोड्यूसिंग सेक्टर जो कि है वो गुड्स एंड सर्विसेज बनाकर इन्हीं हाउस होल्ड लोगों के बीच में बांट देते हैं। चीजों को डिफाइन करना भी कंपेरेटिवली काफी ज्यादा आसान काम कि यहां पर फ्लो किन किन चीजों का हो रहा है। तो फ्लो दो चीजों का हो रहा है, एक आपकी फैक्टर सर्विसेज का और दूसरा आपके गुड्स एंड सर्विसेज का। तो फ्लो किन चीजों का हो रहा है, एक आपके फ्लो ऑफ फैक्टर सर्विसेज, और ये जो फैक्टर सर्विसेज का फ्लो हो रहा है ये हाउस होल्ड से प्रोड्यूसिंग सेक्टर यानी कि फार्म सेक्टर की ओर हो रहा है। तो कहां से फ्लो शुरू हो रहा है, आपके हाउस होल्ड सेक्टर से, और कहां खत्म हो रहा है, तो आपके फार्म सेक्टर पर। दूसरा कॉरस्पॉन्डिंग फ्लो किस चीज का है, तो गुड्स एंड सर्विसेज का। तो दूसरा कॉरस्पॉन्डिंग फ्लो है आपके गुड्स एंड सर्विसेज का, जो कि शुरू हो रहा है कहां से, फार्म से। फार्म का मतलब यहां पर प्रोड्यूसिंग सेक्टर है, और वो खत्म हो रहा है हाउस होल्ड सेक्टर पे, तो हाउस होल्ड सेक्टर पे। तो कुल मिला के डायग्राम अगर आपको क्लियर रहता है तो आप काफी ज्यादा आसानी से इसको डिफाइन भी कर सकते हैं। इसी तरीके से मनी फ्लो, अब मनी फ्लो आपका इसी से ही कोरिलेटेड बात है। कोरिलेटेड का मतलब यानी जहां इन लोगों ने फैक्टर सर्विसेज दी थी रियल फ्लो के अंदर, तो फ्री में तो नहीं दी होंगी, तो बदले में इन लोगों ने फैक्टर पेमेंट भी जरूर की होंगी। दूसरी बात, यहां ये जो गुड्स एंड सर्विसेज इधर से इधर ट्रांसफर हुई थी, तो उसके बदले में हाउस होल्ड लोगों ने भी पैसा जरूर दिया होगा। दोनों तरफ बातें होंगी किस चीज की, पैसे की। एक बार फिर बातें उसी तरीके से रहनी है हाउस होल्ड सेक्टर और प्रोड्यूसिंग सेक्टर के टर्म में, लेकिन यहां से यहां जाएंगी आपकी फैक्टर पेमेंट किसके बदले में, फैक्टर सर्विसेज के बदले में। तो एक तो फ्लो रहेगा आपका फैक्टर पेमेंट्स का, जो फैक्टर पेमेंट का फ्लो कहां से शुरू होगा, फॉर्म सेक्टर से, और खत्म होगा हाउस होल्ड सेक्टर पर। तो शुरू होगा फॉर्म सेक्टर से और खत्म हो जाएगा आपका हाउस होल्ड सेक्टर तक। दूसरी बात, दूसरा फ्लो किसका रहेगा, कोरस्पॉन्डिंग फ्लो किसका रहेगा। इस डेफिनेशन के अंदर कोरस्पॉन्डिंग वर्ड जरूर आप कोट कर दें। कोरस्पॉन्डिंग वर्ड का मतलब है पैरेलल, यानी जिस तरीके से ये आपका फ्लो हो रहा है उसके पैरेलल ही आपका ये दूसरी चीज फ्लो हो रही है। तो कोरस्पॉन्डिंग फ्लो ऑफ व्हाट, ये दूसरी चीज क्या है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। तो यानी दूसरी चीज है आपके कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, और जो शुरू हो रहा है कहां से, हाउस होल्ड सेक्टर से, और खत्म कहां हो रहा है, फॉर्म सेक्टर पर। तो उम्मीद करता हूं ये बातें तो हम जानते ही हैं। दोनों चीजों को आपस में मिक्स करके आपका बन जाता है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, जहां हम रियल फ्लो और मनी फ्लो को मिक्स कर देते हैं। जहां इनिशियली जो हमने रियल फ्लो के अंदर पढ़ा, मनी फ्लो के अंदर पढ़ा, वो हमने दो हिस्सों के अंदर ही पढ़ा था। एक थे हमारे हाउस होल्ड सेक्टर और दूसरे थे हमारे फार्म सेक्टर। शुरुआत में ये हाउस होल्ड अपनी क्या देते हैं, फैक्टर सर्विसेज देते हैं, जिसके बदले में जो फर्म है ये गुड्स एंड सर्विसेज बनाकर गुड्स एंड सर्विसेज इधर ट्रांसफर कर देते हैं। ये जो फैक्टर सर्विसेज इधर से इधर दी गई थी फ्री में नहीं होंगी, यानी फर्म ने बदले में फैक्टर पेमेंट भी जरूर की होंगी। और जो गुड्स एंड सर्विसेज इधर ट्रांसफर हुए थे ये भी फ्री में नहीं हुए होंगे, तो इन लोगों ने कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जरूर किया होगा।
हालांकि यहां पर टोटलिटी में हमें कितनी चीजें नजर आ रही हैं, तो 4 चीजें नजर आ रही हैं। क्या डेफिनेशन में भी हम टोटल 4 हिस्सों में बात करते हैं, तो जवाब है ना। हम वहां बात करते हैं 3 हिस्सों में। किसकी मदद से? जो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के फेजेस हैं, आपके फेजेस कितने होते हैं? 3। हालांकि उन फेजेस को आप इस डायग्राम की मदद से भी समझ सकते हो। जहां सबसे पहला फेज होता है फैक्टर सर्विसेज दिए जाने के बाद जो गुड्स एंड सर्विसेज बनते हैं, ये टोटलिटी में पूरी की पूरी चीज आपका फर्स्ट फेज बनता है, जिसको आप अपना जनरेशन फेज भी कह सकते हो, क्योंकि यहां पर इनकम जनरेट हो रही है। गुड्स एंड सर्विसेज का बनना एक तरीके से इनकम के जनरेट होने का सबूत हो जाता है, क्योंकि अगर एक इकोनॉमी के अंदर गुड्स एंड सर्विसेज बन चुके हैं तो डेफिनेटली वो कभी ना कभी बिकेंगे भी सही, सेल भी होंगे, तो इनकम जनरेट जरूर होगी। तो इसी कारण से बेसिकली गुड्स एंड सर्विसेज के बनने को ही हम जनरेशन फेज कहते हैं। बट टेक्निकली यहां पर जनरेशन का मतलब चीजों का जनरेशन नहीं, बल्कि इनकम का जनरेशन है। ये जो इनकम जनरेट होती है, यही तो आगे चलकर फाइनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है अमंग हाउस होल्ड। तो सेकंड फेज हमारा इससे रिलेटेड हो गया डिस्ट्रीब्यूशन फेज, जहां हम इनकम को बांट देते हैं अमंग हाउस होल्ड। और फाइनली ये जितनी भी इनकम इन लोगों के पास में आती है हाउस होल्ड सेक्टर के पास में, ये अपनी इनकम को खत्म भी कर देते हैं, डिस्पोज ऑफ भी कर देते हैं। मेरा थर्ड फेज भी मेरा शुरू हो जाता है। तो ये फेजेस आपको बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। जहां पर इस पहले फेज का नाम प्रोडक्शन फेज आप पुकार सकते हो, प्रोडक्शन के साथ साथ आप इस फेज को आउटपुट फेज भी कह सकते हो, क्योंकि प्रोडक्शन का दूसरा नाम आपका आउटपुट ही होता है। इवन इसी ही फेज को आप तीसरे वर्ड्स में जनरेशन फेज भी कह सकते हैं, क्योंकि यहां पर आपकी इनकम जनरेट होती है। जो दूसरा फेज है ऑब्वियसली डिस्ट्रीब्यूशन फेज रहेगा। तीसरा फेज आपका डिस्पोजिशन फेज, जहां पर हम इनकम को खर्च कर देते हैं। इन 3 फेजेस के टर्म में ही हमारी सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम की डेफिनेशन भी बनती है। जहां पर इनिशियली क्या होता है? इनिशियली इनकम जनरेट होती है। बाद में क्या होता है? बाद में इनकम डिस्ट्रीब्यूट होती है। आखिरी में क्या होता है? आखिरी में इनकम स्पेंड कर दी जाती है, यानी कि खर्च कर दी जाती है इन द फॉर्म ऑफ अ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। जब शुरुआत में इनकम जनरेट होती है, कहां से होती है? तो इन द प्रोडक्शन प्रोसेस, इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। बाद में ये इनकम डिस्ट्रीब्यूट होती है किन के बीच में? तो इनकम डिस्ट्रीब्यूट होती है किन के बीच में? हाउस होल्ड लोगों के बीच में। तो अमंग हाउस होल्ड, और हाउस होल्ड को आप अगर लिखना चाहो तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन भी लिख सकते हैं, ध्यान रखिएगा। चाहो तो हाउस होल्ड भी लिख दो तो भी कोई दिक्कत नहीं। और फाइनली ये पैसा घूमकर सर्कुलेट होकर आ जाता है कहां से कहां? हाउस होल्ड से फर्म के पास में। तो फ्रॉम हाउस होल्ड और टू फर्म, तो टू फर्म। तो इस तरीके से आप डेफिनेशन कोट कर सकते हो। आपको रिलेवेंट डायग्राम जितना स्ट्रांगली होल्ड होंगे तो उतनी आसानी से आप डेफिनेशन भी कोट कर सकते हैं शुरुआती सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम की। देन इसके बाद आगे ये आसान सा कॉन्सेप्ट स्टॉक एंड फ्लो कॉन्सेप्ट, जो बहुत ही ज्यादा आसान था, जो हद से ही ज्यादा आसान था, कि हमारी इस इकोनॉमिक्स की दुनिया में किसी भी चीज को जिसको हम मेजर करते हैं, और किन चीजों को मेजर करते हैं हम? जो चीजें वेरिएबल नेचर की होती हैं। वेरिएबल का मतलब जिनकी वैल्यू बदलती रहेगी। मान के चलिए जितनी भी चीजें हैं हमारी, चाहे वो पॉपुलेशन हो, जीडीपी हो, नेशनल वेल्थ, सेविंग, कैपिटल फॉर्मेशन, सब की वैल्यू बदलती ही रहती है। हाँ भैया, तो जरा सुन लेते हैं। तो स्टॉक एंड फ्लो कंसेप्ट, यहां हम बातें करते हैं कि कोई भी एक वेरिएबल जिसकी कि हम मेजरमेंट कर सकते हैं, तो वो या तो स्टॉक कंसेप्ट की कैटेगरी में फॉल करेगा या फ्लो कंसेप्ट की कैटेगरी में फॉल करेगा। कोई भी चीज जिसको हम मेजर करते हैं आमतौर पर एक स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम पर, तो वो आपका स्टॉक रहता है। जिसको एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम पर मेजर करते हैं तो आपका फ्लो कंसेप्ट रहता है। आमतौर पर कभी भी मेजरमेंट करेंगे आप पर्टिकुलर पीरियड की, जिसके लिए आमतौर पर क्वेश्चंस के अंदर ड्यूरिंग जैसे वर्ड लिखे हुए होते हैं, जैसे प्रोडक्शन ड्यूरिंग द मंथ या प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर। आम भाषा के अंदर, क्योंकि ज्यादातर हम सभी के सब, ज्यादातर क्या, हाँ सभी के सभी अकाउंट्स वाले ही तो स्टूडेंट हैं, तो इन शॉर्ट जो भी चीजें हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर कोट करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर क्या क्या चीजें जाती हैं? ऑब्वियसली प्रॉफिट जाता है, लॉस जाता है, और एक्सपेंसेस और इनकम आते हैं। वो सारे के सारे एक पर्टिकुलर पीरियड की होती हैं, आमतौर पर 1 साल की, हो सकते हैं 6 महीने या 1 महीने के भी। जबकि जो बैलेंस शीट के आइटम होते हैं, बैलेंस शीट के अंदर जितनी भी सारी की सारी चीजें जाती हैं, जहां बैलेंस शीट के नीचे हम क्या कोट करते हैं वो भी हम जानते हैं, एज ऑन या एज एट। अगर किसी भी पर्टिकुलर केस में हमें एज ऑन या एज एट वर्ड लिखा हुआ मिल जाए तो डेफिनेटली वो आपका स्टॉक कंसेप्ट होने ही वाला है, ध्यान रखिएगा। तो जरा आराम से, एग्जाम में आमतौर पर यहां से क्या आता है? तो एमसीक्यू क्वेश्चन ही आते हैं ज्यादातर बार, तो फटाफट से देख लेते हैं। यहां पहले केस में तो पॉपुलेशन एज ओन ही नजर आ रहा है, तो ऑब्वियसली आपका स्टॉक कंसेप्ट ही रहने वाला है। अगला तो खुद ही नजर आ गया, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जो कि आपकी इनकम को रिफ्लेक्ट करता है, नेशनल इनकम की जैसी सी ही टर्मिनोलॉजी है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो ऑब्वियसली एक पीरियड की मेजर करते हैं हम, पिछले 1 साल में हमने कितनी नेशनल इनकम कमाई, जीडीपी कितना रहा, तो फ्लो कंसेप्ट। और उसी की मदद से हम नेशनल इनकम को भी जज कर सकते हैं कि ये क्या रहने वाला है। तो नेशनल इनकम जीडीपी का ही तो भाई एक तरीके से, तो ये भी आपका फ्लो कंसेप्ट ही रहेगा। इसके अलावा देखो, एक टर्मिनोलॉजी होती है नेशनल इनकम, दूसरी होती है नेशनल वेल्थ। नेशनल इनकम और दूसरी होती है नेशनल वेल्थ।
तो नेशनल वेल्थ आपके कहीं ना कहीं एसेट्स को इंडिकेट करता है, एक कंट्री के, एक देश के एसेट्स को इंडिकेट करता है, और एसेट्स तो बैलेंस शीट में नजर आते हैं। तो ध्यान रखिएगा जो नेशनल वेल्थ है वो आपका स्टॉक कंसेप्ट रहेगा, ध्यान रखिएगा इस वाली बात को। तो ये आपका स्टॉक कंसेप्ट रहेगा। इसके अलावा जो सेविंग्स हैं, सेविंग या प्रॉफिट या लॉसेस, ऑब्वियसली प्रॉफिट और लॉसेस हम किसकी कैलकुलेट करते हैं, एक पर्टिकुलर पीरियड की ही कैलकुलेट करते हैं। तो अकॉर्डिंगली ये बार बार हट क्यों जाता है, खैर, तो ये आपका जो, ठीक है, इरेजर में है नहीं स्लाइडिंग ना, वरना कम कर देता है इसकी सेंसिटिविटी। ये एक साथ में दो ले रहे हैं। खैर, क्या बोले, बोले कुछ उगले, खैर मान जाओ मान जाओ मान जाओ। देखो सीधी सी बात है, 4 घंटे की क्लास को 3.5 घंटे में भी खत्म कर सकते हो, 5.5 घंटे में भी खत्म कर सकते हो। करोगे बीच बीच में ऐसी हरकतें, पढ़ते रहेंगे आराम से, है ना, शाम के 7-8 बजे तक। और अगर ढंग में तमीज में पढ़ाई कर लोगे तो अभी कभी में फटाफट से पढ़ाई कर कर अपने कीमती वक्त का वाकई में यूटिलाइजेशन कर लोगे, घर पर जाकर पढ़ाई कर लोगे। और क्या, तुम्हारा तो एक एक मिनट कीमती है। कभी फोन पे अचानक से कोई कॉल आ जाए, फिर नए नए कॉन्ट्रैक्ट मिलते हैं तुम्हें, है ना। चलो खैर, हाँ भैया, तो जो प्रॉफिट है वो भी आपका फ्लो कंसेप्ट है, और अकॉर्डिंगली जो लॉस है वो भी आपका फ्लो कंसेप्ट ही रहने वाला है। तो जो लॉस है वो भी आपका फ्लो कंसेप्ट है। तो प्रॉफिट लॉस दोनों फ्लो कंसेप्ट है। प्रॉफिट लॉस की मदद से ही सेविंग की जाती है, सेविंग आप अपनी इनकम और एक्सपेंस की मदद से निकालते हैं। तो ये अकॉर्डिंगली आपका फ्लो कंसेप्ट रहने वाला है, ध्यान रखिएगा। ये दो टर्म्स जरा संभल के, कैपिटल और कैपिटल फॉर्मेशन। कैपिटल का मतलब होता है एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे इकोनॉमी में कितना पैसा मौजूद है, और कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब है एक पर्टिकुलर पीरियड में कितना पैसा फॉर्म हुआ है। तो जो इस चीज की मदद से बड़े आराम से कह सकते हैं कि जो हमारा कैपिटल है वो तो है क्या, स्टॉक कंसेप्ट, एक पर्टिकुलर मोमेंट पे, एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे कितना पैसा मौजूद है वो स्टॉक कंसेप्ट। कैपिटल फॉर्मेशन आपका फ्लो कंसेप्ट, क्योंकि एक पर्टिकुलर पीरियड के अंदर हम देखते हैं कि कितना पैसा फॉर्म हुआ है। मनी मल्टीप्लायर, मनी क्रिएशन, क्रेडिट क्रिएशन, जो मनी एंड बैंकिंग के अंदर हम बोलते हैं उसकी मदद से। इसके अलावा ये जो टर्मिनोलॉजी है मनी सप्लाई, जो कि एग्जाम के हिसाब से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। और कारण भी आप जानते हैं क्योंकि आपके सिलेबस का ही हिस्सा है सीधा सीधा। तो मनी सप्लाई क्या होगा, ये स्टॉक कंसेप्ट या फ्लो कंसेप्ट। तो मनी सप्लाई को अक्सर कई बार बच्चे इस तरीके से इंटरप्रिटेट कर लेते हैं एग्जाम के अंदर कि हाँ, जितना मनी सप्लाई किया गया होगा पूरे 1 साल में या पूरे 1 महीने में या पूरे 6 महीने में, तो इस तरीके से सोचकर वो कई बार इसे फ्लो कंसेप्ट सोचते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। एक पर्टिकुलर मूवमेंट पे आज की डेट में कितना पैसा मौजूद है इकोनॉमी में, जो कि हमने बोला था कैपिटल की डेफिनेशन, कि आज की डेट में एक पर्टिकुलर मूवमेंट पर कितना पैसा मौजूद है, तो वही आपका मनी सप्लाई है। इवन मनी एंड बैंकिंग के अंदर मनी सप्लाई की डेफिनेशन में भी आप गौर करोगे कि स्टॉक कंसेप्ट का ये वाली लैंग्वेज कि एट ए पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, तो ये लैंग्वेज आपको उस डेफिनेशन के अंदर भी जरूर मिल जाएगी। इसके अलावा आगे 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 क्या बचा, क्वांटिटी ऑफ व्हीट प्रोड्यूस, प्रोडक्शन तो हमेशा एक पीरियड का ही मेजर करते हैं, तो अकॉर्डिंगली फ्लो कंसेप्ट होगा रॉ मटेरियल एज ऑन, जहां पर एज ऑन आ जाए वो तो होगा ही होगा आपका स्टॉक कंसेप्ट। इसके अलावा नंबर ऑफ बर्ड्स ड्यूरिंग, ड्यूरिंग वर्ड आते के साथ ही तो आपका फ्लो कंसेप्ट बन जाता है। सीधी सीधी सी बातें हैं, तो उम्मीद करूंगा ये बातें भी याद रखेंगे, आगे बढ़ जाएं आगे। तो इसी के साथ में सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का जो भी सारा का सारा कंटेंट था वो खत्म हुआ। और अब जरा आगे बढ़ते हैं नेशनल इनकम के अंदर, जहां अगली बात होती है आपकी डोमेस्टिक टेरिटरी। डोमेस्टिक टेरिटरी कुछ फाइनल गुड्स, इंटरमीडिएट गुड, कुछ नॉर्मल रेजिडेंट्स की बात, और कुछ नेशनल इनकम में इंक्लूड एक्सक्लूड, ऐसे करके कुछ बातें करते हैं। तो जहां नेशनल इनकम की फर्दर थ्योरी के अंदर एक टॉपिक आ जाता है आपका कि नेशनल इनकम के अंदर आप किस एरिया को सेलेक्ट करने वाले हो जिसकी आप नेशनल इनकम की कंप्यूटेशन करोगे। देन इसके बाद में अगली बात आएगी, आप किन लोगों को कंसीडर करोगे जिनको आपको नेशनल इनकम में काउंट करना है। और तीसरी बात आती है आपकी कि किन गुड्स को कंसीडर करोगे जिनको आपको नेशनल इनकम में काउंट करना है। जहां जब एरिया की बात आती है तो आप यही डोमेस्टिक टेरिटरी नाम का कंसेप्ट पढ़ते हो। जहां जब लोगों की बात आएगी तो आप नॉर्मल रेजिडेंट नाम का एक कंसेप्ट आता है आपका। तो उसकी मदद से हम डिसाइड करते हैं कि किन लोगों को, किन इंसानों को आपको कंसीडर करना है, किन ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूशन को आपको कंसीडर करना है नेशनल इनकम के अंदर। और जब गुड्स की बात आती है तो हम वो दो बातें पढ़ते हैं, फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड। जहां हम जानते हैं, उम्मीद करता हूं सभी जानते हैं कि फाइनल गुड को इंक्लूड करते हैं और इंटरमीडिएट गुड को इंक्लूड नहीं करते हैं हम नेशनल इनकम में। तो अब नेशनल इनकम की फर्दर थ्योरी के अंदर बारी बारी से सारी की सारी बात करनी है, जहां शुरुआत होगी आपकी डोमेस्टिक टेरिटरी से। तो कौन सा एरिया आप कंसीडर करोगे नेशनल इनकम की कंप्यूटेशन के लिए, तो ऑब्वियसली अगर इंडिया की नेशनल इनकम की बात चल रही है तो इंडिया को ही कंसीडर करेंगे हम।
जहां इंडिया में नॉर्थ से लेके साउथ ईस्ट वेस्ट सारे के सारे एरिया हमारे कंसिडर किए जाएंगे। यानी सबसे पहले हम बोलते हैं कि डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर क्या चीजें आ जाएंगी, जो भी आपकी ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज हैं, जो भी आपकी ज्योग्राफिकल, क्या स्पेलिंग हो गई, ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज हैं, वो सारी की सारी आप कंसिडर करके चलोगे। हालांकि जो भी आपकी ज्योग्राफिकल बाउंड्री नॉर्थ से साउथ और ईस्ट वेस्ट जो भी सारी की सारी फिजिकल बाउंड्रीज हैं, ये लेने के साथ साथ कुछ ऐसे एरिया भी आप अलग से ऐड करते हो जो कि फिजिकली हमारी कंट्री के अंदर एग्जिस्ट नहीं कर रहे लेकिन हमारी कंट्री से रिलेटेड हैं, तो दैट्स वाई उनको अलग से ऐड करना पड़ता है। और साथ ही साथ कुछ चीजों को हम एक्सक्लूड भी करते हैं, यानी कि अगली बात आप पढ़ते हो इंक्लूजन की और एक्सक्लूजन की। यानी कुछ चीजें तो ऐसी आप जबरदस्ती इंक्लूड करके चलते हो जो फिजिकली हमारी कंट्री के अंदर एग्जिस्ट नहीं कर रही बट हमारी कंट्री से बिलोंग करती हैं, तो दैट्स वाई आपको ऐड तो जरूर करना पड़ेगा। हाँ भैया, याद है किसी को क्या क्या चीजें ऐड की जाती थी? हाँ बिल्कुल पता है, बिल्कुल में से एक बताओ। नेपाल बावड़े हो गए हो क्या? हैं क्या कहूं मैं, मतलब क्या? हाँ हाँ, एम्बेसी, सही बात है। तो चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। तो बेसिकली अगर एम्बेसीज हमारी कंट्री की, उम्मीद करता हूं एम्बेसीज का मतलब सभी जानते हैं, हमारी इंडिया के एम्बेसीज इंडिया को छोड़कर बाकी मैक्सिमम सभी कंट्रीज के अंदर मौजूद हैं, जिनका पर्पस यही है कि हमारे इंडियन सिटीजन कभी भी किसी भी कारण से वेदर बिजनेस पर्पस के लिए या टूरिज्म पर्पस के लिए वहां पर अगर जाते हैं और उनके फंडामेंटल राइट अगर वॉयलेट होते हैं तो हम जाकर उस एम्बेसीज के अंदर कांटेक्ट करके अपने फंडामेंटल राइट एनफोर्स करा सकते हैं। साथ ही साथ हमारे सिर्फ एम्बेसीज के ऑफिस ही नहीं बल्कि हमारी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट भी हो सकती हैं, कॉन्सुलेट्स ऑफिसेज भी हो सकते हैं। कॉन्सुलेट्स ऑफिसेज मतलब एक तरीके से क्या होते हैं? कॉन्सुलेट्स ऑफिसेज घूमते रहते हैं, देखो कैसी बकवास बर्बाद बेकार की बात है। कॉन्सुलेट्स, या तो सीधा सा यही कह दो ना कि पता नहीं है। हाँ अच्छी बात है, खैर हाँ कोशिश करनी चाहिए, मगर कोशिश के नाम पे ये थोड़े ना कि बिल्कुल ही कूड़ा रख दो। चलो ठीक है, ओके। खैर क्या होते हैं कॉन्सुलेट्स? हाँ भैया, नहीं याद? हाँ, तो वो मॉनिटर है, उसने पढ़ाई का ठेका थोड़ी ना उठाया हुआ है। नहीं 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 नहीं, जो डिसिप्लिन मेंटेन करने में ठीक रहे वो बनता है, मतलब खैर। खैर कॉन्सुलेट्स क्या होते हैं जरा सुन लेते हैं आराम से। जैसे पहले के जमाने में ये हुआ करता था कि आमतौर पे जब राजा महाराजा का सिस्टम हुआ करता था तो एक राजा अक्सर कभी किसी दूसरे राजा के यहाँ पर अगर कोई इंफॉर्मेशन कन्वे करना चाहता हो तो अपनी तरफ से एक राजदूत को भेजता है। पुराने जमाने की मूवीज में भी देखा होगा, वो ऐसा सा लेटर खोल के ऐसे सूचना दिया करते थे कि ये घोषित किया जाता है वगैरह वगैरह। तो कुल मिला के आज की डेट में भी अगर इंडियन गवर्नमेंट को बाहर की किसी फॉरेन गवर्नमेंट के साथ में कांटेक्ट करना है, अगर बहुत जरूरी बात है, बहुत जरूरी मैटर है, तो ऑब्वियसली हमारी कंट्री के फॉरेन मिनिस्टर फिजिकली जाएंगे, साक्षात जाएंगे, प्रकट होंगे, वहां पर जाकर मीटिंग करेंगे। और भी ज्यादा जरूरी मैटर है तो पीएम ही चले जाएंगे। लेकिन ऑब्वियसली काफी सारे मैटर तो ऐसे भी होते होंगे जो बहुत ज्यादा जरूरी नहीं लेकिन जरूरी कैटेगरी में फॉल करते होंगे, तो उसके लिए क्या फॉरेन मिनिस्टर और पीएम को भेजेंगे? जवाब है ना, हमारे देश के राजदूत यानी कॉन्सुलेट्स बेसिकली उस कंट्री के अंदर एग्जिस्ट करते हैं, या तो पहले से ही रहते हैं या फिर उनको भेज दिया जाता है कि जाओ उनके साथ में मीटिंग करो, हमारी बात उनके सामने रखो और फिर अकॉर्डिंगली जो भी कॉन्ट्रैक्ट वगैरह साइनिंग करानी है या जो उनका मत है, ओपिनियन है, वो हमें आकर बता दो। तो ये होते हैं कॉन्सुलेट्स, जो इंडिया ने काफी सारी मेजर बड़ी बड़ी कंट्री में, सब में तो नहीं लेकिन बड़ी बड़ी कंट्रीज के अपने कॉन्सुलेट्स ऑफिसेज ओपन किए हुए हैं। उन्हें अगर वहां की सरकार के साथ में कोई भी बातचीत करनी होती है तो वो अपने इन कॉन्सुलेट्स यानी हिंदी में बोले तो राजदूत के थ्रू करते हैं, कॉन्सुलेट्स के थ्रू करते हैं। तो ये एम्बेसीज या कॉन्सुलेट्स या मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट जो हमारी कंट्री के हैं लेकिन फिजिकली अब्रॉड एग्जिस्ट कर रहे हैं, हमारी कंट्री में एग्जिस्ट नहीं कर रहे, तो उनको इंक्लूड करके चलते हैं क्योंकि वो हमारी कंट्री का ही हिस्सा हैं। इसके अलावा और क्या क्या चीजें? वाटर बॉडीज तो वो होता है मछलियां। हाँ हाँ, तो बेसिकली फिशिंग वेसल्स ये बोलना था तुम्हें। हाँ जी, अरे कैसी बात कर रहे हो तुम? खैर नहीं, पार्टनर को लोन रियलाइजेशन अकाउंट में नहीं आता आमतौर पर। हाँ तो फिशिंग वेसल्स या फिर कोई ऑयल रिग्स हैं, किसी भी तरह के फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म है जो कि इंटरनेशनल वाटर्स में एग्जिस्ट कर रहे हैं लेकिन हमारे खुद के रेजिडेंट्स के द्वारा ओन किए जा रहे हैं, यानी इन शॉर्ट आपके समुद्र के अंदर एग्जिस्ट कर रहे किसी भी तरह के वेसल्स हों, ऑयल रिग्स हों, फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म हो, किसी भी कारण से हमने समुद्र के ऊपर फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म बनाए हुए हैं तो वो भी हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का हिस्सा माने जाते हैं, माना फिजिकली हमारी कंट्री में एग्जिस्ट नहीं कर रहे। इसके अलावा जितने भी शिप्स हैं और एयरक्राफ्ट्स हैं जो कि ऑब्वियसली
कुछ तो हो सकते हैं कि हमारी फिजिकल बाउंड्रीज के अंदर हो, लेकिन कुछ ऐसे हो सकते हैं जो कि दूसरी कंट्रीज के अंदर एग्जिस्ट कर रहे हो। लेकिन अगर हमारी कंट्री के द्वारा ये ओन किए जा रहे हैं, एयर इंडिया के द्वारा, स्पाइस जेट के द्वारा, या इंडिगो के द्वारा, या किसी और दूसरे एयरलाइंस के द्वारा, तो और अगर हमारी इंडियन रेजिडेंट्स के द्वारा ओन किए जा रहे हैं तो वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का हिस्सा माने जाते हैं, माना वो बाहर ही क्यों ना उस वक्त के लिए एग्जिस्ट कर रहे हो। तो इन सारी की सारी चीजों को हम इंक्लूड करके चलते हैं, माना फिजिकली वो हमारी कंट्री की बाउंड्रीज में यानी ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज के अंदर एग्जिस्ट नहीं कर रही होंगी। कुछ एक चीजों को एक्सक्लूड भी कर देंगे। किन चीजों को एक्सक्लूड कर देंगे? किन चीजों को एक्सक्लूड कर देंगे? जो दूसरे देशों की चीजें होंगी जो फिजिकली हमारी कंट्री में ही एग्जिस्ट कर रही होंगी, जैसे कि हमारी कंट्री की एम्बेसीज बाहर हैं तो बाहर की कंट्रीज की एम्बेसीज तो हमारी कंट्री के अंदर भी होंगी, तो बट वो फिजिकली तो हमारी कंट्री में है बट निकाल फेंकेंगे उनको, एक्सक्लूड कर देंगे उनको, तो ऐसे करके बातें हैं। तो अगर कोई भी एम्बेसीज हैं, फॉरेन एम्बेसीज हैं, फॉरेन एम्बेसीज हैं, या फिर बाहर के कॉन्सुलेट्स ऑफिसेज हैं, वही वाली बातें आ जाएंगी। और या फिर किसी तरह के अगर कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है लाइक WHO, WTO, इनके अगर कोई ऑफिसेज हमारी कंट्री के अंदर होंगे तो उनको भी एक्सक्लूड कर दिया जाता है। तो ये कॉन्सेप्ट्स आपके डोमेस्टिक टेरिटरी का है। आगे बढ़ जाते हैं। अब फटाफट से जल्दी से फटाफट से एक एक करके पढ़ पढ़ के बताते रहिएगा कि कौन सा डोमेस्टिक टेरिटरी में आएगा और कौन सा नहीं, और जिससे पूछूंगा वही जवाब देगा। सबसे पहले इंडियन कंपनी इन लंदन, तो बेसिकली लंदन के अंदर इंडियन कंपनी की कोई ब्रांच शायद एग्जिस्ट कर रही होगी, तो हाँ भैया करेगा या नहीं करेगा। तो ध्यान रखिएगा, जो जवाब देना है वो आपको भावनाओं में बहकर नहीं देना। ज्यादातर बच्चे गलत जवाब दे देते हैं, वो भावनाओं में बहते हैं कि इंडियन कंपनी लंदन, क्या फर्क पड़ता है कहां है, इंडियन कंपनी है, करेंगे हम। थोड़ा इसे ध्यान से देख लें। तो बेसिकली यहां हमने बात की कि पहली बात तो उन चीजों को हम करेंगे जो फिजिकली हमारी कंट्री में है। जो चीजें फिजिकली हमारी कंट्री में नहीं है क्या उनको भी कर सकते हैं? हाँ कर तो सकते हैं, लेकिन वो इन कैटेगरी में फॉल होना चाहिए। या तो वो एम्बेसी होनी चाहिए, या वो कॉन्सुलेट ऑफिस होना चाहिए, बाहर भी होगा तो भी कर लेंगे, या वो फिशिंग वेसल्स, ऑयल रिग्स होनी चाहिए जो सी के अंदर, समुद्र के अंदर पाई जाते हैं, या वो शिप्स, एयरक्राफ्ट। क्या यहां हमने कोई भी ऐसी बात की कि अगर कोई इंडियन कंपनी की फॉरेन ब्रांच होगी तो उसको भी जबरदस्ती हम ऐड कर लेंगे अपनी डोमेस्टिक टेरिटरी में? तो हमने ऐसी कोई बात नहीं की है, तो भावनाओं में ना बहें। इंडियन कंपनी इन लंदन है कहां पर? तो लंदन के अंदर, तो इसको इंक्लूड नहीं किया जाएगा, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इन इंडिया, अब माइक्रोसॉफ्ट ऑब्वियसली एक इंडिया की कंपनी नहीं है, तो यहां भावनाओं में बहकर ये मत बोलिएगा कि माइक्रोसॉफ्ट तो बाहर की कंपनी है तो डोमेस्टिक टेरिटरी में क्यों ही इंक्लूड होने लगी। और ध्यान रखना, हम यहां डोमेस्टिक टेरिटरी की बात कर रहे हैं, हम यहां नेशनल इनकम की बात कतई नहीं कर रहे हैं। अगर मैं ऊपर वाले क्वेश्चन के अंदर बात करूं कि क्या ये चीज आपकी नेशनल इनकम में काउंट होगी या नहीं, तो यस होगी, यस होगी। लेकिन फिलहाल हम डोमेस्टिक टेरिटरी की बात कर रहे हैं, डोमेस्टिक इनकम कंसेप्ट की बात कर रहे हैं। तो बेसिकली डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर ये पहला पॉइंट तो कवर नहीं होगा। दूसरा पॉइंट, क्योंकि ये इंडिया के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है, इंडिया की ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज के अंदर है, तो यस ये इंक्लूड होने वाला है। ब्रांच ऑफ SBI इन चाइना, चाइना के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है, यानी रिलेवेंटली आपको एरिया को ध्यान से देखना है कि किस एरिया में एग्जिस्ट कर रहा है, तो ये आपका नहीं होगा फॉर डोमेस्टिक टेरिटरी में। टाटा ने रेंट की है अपनी बिल्डिंग, टाटा जो कि एक इंडियन कंपनी है, उसने अपनी बिल्डिंग, गूगल जो कि एक यूएस की कंपनी है और उसने उस बिल्डिंग को यूएस में ही रेंट किया है। तो एक बार फिर फिजिकली एरिया तो कौन सा रिलेट हो रहा है? ऑब्वियसली अमेरिका, तो ये डोमेस्टिक टेरिटरी में इंक्लूड नहीं होने वाला। कंपनी इन इंडिया ओन्ड बाय जैपनीज, कौन ओन कर रहा है ये क्या मैटर करता है, वो कंपनी है कहां, इंडिया के अंदर, तो यस वो डोमेस्टिक टेरिटरी में इंक्लूड होगा। ब्रांच ऑफ अ फॉरेन बैंक इन इंडिया, तो फॉरेन बैंक है वो क्या मैटर करता है, इंडिया में एग्जिस्ट कर रहा है तो इसलिए डोमेस्टिक टेरिटरी में इंक्लूड होगा। और अगेन फिर से डिस्क्लेमर दे रहा हूं, यहां हम नेशनल इनकम की फिलहाल बात नहीं कर रहे, डोमेस्टिक टेरिटरी नाम का छोटा कंसेप्ट डिसाइड कर रहे हैं जिसकी मदद से आप डोमेस्टिक इनकम में कोई चीज इंक्लूड होती है या नहीं उसका कंक्लूजन निकालते हैं। खैर, WHO ऑफिस इन इंडिया, अब क्या आंख मूंद कर ये इस तरीके से जो हम पढ़ रहे थे कि इन इंडिया तो होगा, इन इंडिया होगा, तो क्या एक बार फिर कि इन इंडिया तो होगा, तो क्या इस बार होने वाला है? तो जवाब है ना, क्योंकि हमने कहा था इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन अगर हमारी कंट्री में भी होगा तो उनको निकाल फेंकेंगे, एक्सक्लूड कर देंगे। तो सारी चीजों में इन इंडिया देखकर ये मत बोलता रहना कि होगा होगा होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। थोड़े से कान खड़े कर लेने हैं जब कहीं भी एम्बेसीज, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, शिप्स, एयरक्राफ्ट, ऑयल रिग्स की अगर बातें होंगी तो थोड़ा सा फिर ध्यान से देखना है आपको, ये बातें हैं। इंडियन एम्बेसी इन जापान, अब फिर से दोबारा से क्या इस बार इस ऐसे देखेंगे कि इन जापान, तो फिर तो नहीं होने वाला, नहीं है तो इंडियन एम्बेसी ना, तो फिलहाल के लिए इसको नहीं कंसीडर करेंगे बल्कि इसको कंसीडर करेंगे कि इंडियन एम्बेसी है तो ऑब्वियसली इसको डोमेस्टिक टेरिटरी में इंक्लूड करेंगे। ऑफिस ऑफ
रिलायंस इंडस्ट्रीज इन न्यूयॉर्क, इस बार कंसीडर करेंगे इस चीज को, न्यूयॉर्क में है तो नहीं होगा हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में इंक्लूड। मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट, कान खड़े हो जाने चाहिए थे, यहां पर बोला था मैंने, ओरल बोला था मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट, तो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंडिया इन बांग्लादेश, तो बांग्लादेश वर्ड को कंसीडर नहीं करेंगे, इंडिया का मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है तो डोमेस्टिक टेरिटरी में इंक्लूड किया जाएगा। रशियन एम्बेसी इन इंडिया, तो क्या इंडिया को कंसीडर करना है, तो जवाब है ना, रशियन वर्ड को कंसीडर करना है तो क्योंकि वो रशिया से रिलेटेड है तो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में इंक्लूड नहीं होने वाला। तो ऐसे करके बातें हैं, उम्मीद करूंगा पकड़ गए होंगे, लेकिन हाँ एक ऐसा टॉपिक जिसके ऊपर वाकई में काम करने की जरूरत है, वरना एग्जाम में क्वेश्चन गलत हो जाते हैं ज्यादातर बार। क्या जाएगा, कहां सस्ताते हुए आ रहे हो, आराम आराम से बातचीत करते हुए, दोस्ती यारी निभाते हुए। खैर, तो जैसा कि कहा था सबसे पहले एरिया की बात करेंगे, डोमेस्टिक टेरिटरी की बात हो गई, उसके बाद में लोगों की बात करेंगे, पर्संस की, यानी कि नॉर्मल रेजिडेंट की बात करेंगे। अब ऑब्वियसली नॉर्मल रेजिडेंट के अंदर कौन से लोग कंसीडर करेंगे, इंडिया की नेशनल इनकम के लिए तो इंडियंस को ही कंसीडर करेंगे। हालांकि साफ सीधी बात तो यही है कि इंडिया की नेशनल इनकम के लिए इंडियंस को कंसीडर करेंगे, बट अगर कोई इंडियन परमानेंटली सेटल हो चुके हैं बाहर तो क्या उनको भी कंसीडर करेंगे, तो जवाब है ना। और अगर कोई फॉरेनर होते नहीं है इंडिया में परमानेंटली सेटल, लेकिन अगर हो गए हैं तो क्या उनको नेशनल इनकम में कंसीडर करेंगे, तो जवाब है ना। तो मुद्दा सिटीजनशिप का नहीं है, मुद्दा किसका है, मुद्दा है रहने का। जो इंडिया में रहते हैं चाहे वो इंडियंस हो या ना हो, उनको तो हम जरूर कंसीडर करेंगे, और जो इंडिया में नहीं रहते हैं चाहे वो इंडियन हो या ना हो, उनको तो कतई कंसीडर नहीं करने वाले। तो मुद्दे की बात क्या, मुद्दा रहना है, यानी आमतौर पर वो लोग नॉर्मल रेजिडेंट की कैटेगरी के अंदर आएंगे जो ऑर्डिनरली रेसाइड करते हैं हमारी कंट्री के अंदर। और ऑर्डिनरली रेसाइड करने का क्या मतलब हुआ, अगर साल में 1 महीना रह रहे हैं तो क्या उसको ऑर्डिनरली रेसाइड कहें या ना कहें। हाँ हाँ, तो क्या कोई टाइम लिमिट तो जरूर होती होगी, कितनी, मतलब 1 साल में पूरे 1 साल रहोगे तब कहूंगा मैं ऑर्डिनरली रेसाइड, ऐसा कैसे हो सकता है। हाँ बहुत बढ़िया, सही है, कोई तो पढ़ाई कर रहा है अच्छे तरीके से। तो 182 डेज और मोर, जिसको अप्रोक्स 6 मंथ्स कह सकते हो आप, लेकिन लिमिट जो की है वो आपकी 6 मंथ्स नहीं है, वो आपकी डेज की टर्म में ही है, 182 डेज और मोर, यानी अप्रोक्स साल में आधा साल अगर आप बिता देते हो इस इंडिया के अंदर तो आप इंडिया के नॉर्मल रेजिडेंट कहला सकते हो नेशनल इनकम के पर्पस से। और यहां हम नॉर्मल रेजिडेंट कंसेप्ट की बात कर रहे हैं, सिटीजनशिप की बात नहीं कर रहे। ये नहीं कह रहे हैं हम कि बाहर का फॉरेनर कोई बांग्लादेश से, नेपाल से, श्रीलंका, पाकिस्तान से अगर इंडिया में आकर कोई 6 महीने रह जाएगा तो उसको वोटिंग राइट दे देंगे हम लोग, तो ऐसा कुछ नहीं कह रहे हैं हम। सिटीजनशिप की बात नहीं कर रहे, पासपोर्ट, वोटर आईडी, आधार कार्ड की बात नहीं कर रहे, नॉर्मल रेजिडेंट की बात कर रहे हैं, यानी नेशनल इनकम में उसको कंसीडर करेंगे या नहीं करेंगे, तो यस कर लेंगे अगर 182 डेज से ज्यादा वो रह लिया। हालांकि क्या सिर्फ रहना काफी है, तो जवाब है ना। अगर वो रहने के साथ साथ उसका सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट, सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है कि वो अपनी बेसिक सभी इकोनॉमिक एक्टिविटी, कौन कौन सी, कमाना, खर्च करना, सेविंग करना, इन्वेस्टमेंट करना, वो सब हमारी इंडिया के अंदर ही करता है। अब बाहर से खूब सारा पैसा कमाकर इंडिया के अंदर बस रहने लग गए हैं, बस रह रहे हैं, बस रह ही रहे हैं, थोड़ा बहुत खर्च कर रहे हैं, काम कुछ कर नहीं रहे हैं, तो उसको नॉर्मल रेजिडेंट के अंदर काउंट नहीं करेंगे। सारे काम, अर्निंग से लेकर स्पेंडिंग तक, सेविंग से लेकर इन्वेस्टमेंट तक, सारे काम अगर हमारी इंडिया के अंदर कर रहे हैं, 182 डेज और मोर अगर रह रहे हैं, तो ये 2 कंडीशन है, रेसाइड्स इन अ कंट्री और सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट। अगर ये दोनों कंडीशंस मिल जाती हैं तब जाकर उसको दर्जा दे देंगे हम नॉर्मल रेजिडेंट का, यानी नेशनल इनकम के कंसेप्ट के अंदर ऐड कर लेंगे। जोक सुना रहे हो? हो वो भी हिंदी। गाली गाली होती है, बात खत्म। कौन सी? ये है मॉनिटर। ये कैसा मॉनिटर है? डंडा पकड़ोगे हैं, डंडा डंडा पकड़ोगे। अच्छा चुप हो जाओ। नहीं नहीं, टाइम बर्बाद नहीं, तुम्हारे अकेले की वजह से बाकी सबका वक्त बर्बाद हो रहा है ना। नहीं, मैं क्या होने दो, मैं वैसे ही करता रहता हूँ। वो क्या करेगा, मैं खुद कर लूंगा बर्बाद। खैर चलो जी आगे बात पढ़ ले। जैसा कि कहते हैं पहले एरिया की बात होगी, डोमेस्टिक टेरिटरी, फिर पर्संस की बात होगी, नॉर्मल रेजिडेंट, और उसके बाद बात होगी आपके गुड्स की। तो आओ जरा करें गुड्स की बात। हालांकि गुड्स की बात से पहले नॉर्मल रेजिडेंट के केस में ही फटाफट से जरा जवाब दे दें। जैसे कि इंडियन एम्प्लॉइज हैं वर्किंग इन WHO लोकेटेड इन इंडिया, तो फिजिकली कहां रह रहा है वो? इंडिया के अंदर। आमतौर पर नॉर्मल रेसाइड कर ही रहा होगा इंडिया के अंदर, और फिर बाकी की इकोनॉमिक एक्टिविटीज भी कर रहा होगा, तो यस नॉर्मल रेजिडेंट
है। इंडियन ऑफिशियल्स वर्किंग इन ए इंडियन एम्बेसी इन यूएसए, कहाँ रेसाइड कहाँ कर रहा है, यूएसए के अंदर। माना इंडियन एम्बेसी का पर्सन है लेकिन रेसाइड कहाँ कर रहा होगा, वहां। और आमतौर पर फिर बेसिक इकोनॉमिक एक्टिविटीज भी कहाँ कर रहा होगा, यूएसए में। लेकिन जरा आराम से, ये एम्बेसी वाले पॉइंट होते हैं इनके अंदर एक थोड़ा सा अजम्पशन वाला पॉइंट है। क्या अजम्पशन वाला पॉइंट है कि बेसिकली एम्बेसी के अंदर आमतौर पर और वाकई में ये हकीकत भी है कि जितने भी एम्प्लॉयज होते हैं उनको परमानेंटली कभी भी शिफ्ट नहीं किया जाता उस कंट्री के अंदर, टेम्परेरली फिक्स किया जाता है, उनका आना जाना लगा रहता है। यानी कहने का मतलब क्या है कि अगर कोई इंडियन है, वो इंडियन एम्बेसी इन यूएसए के अंदर काम कर रहा है, तो मोस्ट प्रोबेबली आप यही एज्यूम करके चलोगे कि वो 182 डेज वाली लिमिट को क्रॉस नहीं करेगा, जल्दी उसे वापस भी बुला लेंगे, किसी दूसरी एम्बेसी में भेज देंगे, किसी एक पर्टिकुलर कंट्री के अंदर बहुत ज्यादा वक्त तक उसे रहने नहीं दिया जाता। तो माना यूएसए के अंदर वो रह तो रहा है लेकिन ऑर्डिनरली रेसाइड वो नहीं कर पाएगा, 182 डेज से ज्यादा वो नहीं रह पाएगा। अगर इस क्वेश्चन के अंदर ये मेंशन कर देते कि वो रह रहा है, 1 साल से रह रहा है, थोड़ा सा सीनियर एम्प्लॉय है, 1 साल से ज्यादा से वो वहीं पर रह रहा है, तब आप बोल सकते थे कि वो हमारा नॉर्मल रेजिडेंट नहीं है, यूएस का है। लेकिन अभी के लिए तो हम यही एज्यूम करेंगे कि नहीं, वो तो जल्दी आ जाएगा, टेम्परेरली ही गया है वहां पर, तो फिलहाल तो वो हमारा ही नॉर्मल रेजिडेंट है, ध्यान रखिएगा। तो उम्मीद करूंगा समझ गए होंगे। देन उसके बाद में इंडियन मुस्लिम्स कहीं घूमने के लिए गए हैं, हज पिलग्रिमेज, ठीक है जी, तो धार्मिक स्थान पर गए हैं, तो कुल मिला के घूमने ही तो गए हैं, वापस आ जाएंगे, तो यस। इसके अलावा क्रिकेट मैच देखने गए हैं पाकिस्तान में, ये भी मोस्ट ऑब्वियस सी बात है, इंडियंस ही हैं तो नॉर्मल रेजिडेंट रहेंगे। इसके अलावा जापानीज टूरिस्ट जो कि स्टे कर रहे हैं इंडिया के अंदर 2 महीने, पहली बात तो खाली 2 ही महीने कर रहा है, 2 ही महीने कर रहे हैं, इवन अगर 2 महीने से ज्यादा भी अगर करता, यानी अगर 6 महीने से एक्सीड कर देता, तब भी हम इसको नहीं कहते क्या, नॉर्मल रेजिडेंट, अपनी इंडिया का नहीं कहते, क्योंकि वो ऑर्डिनरली रेसाइड तो कर लेता लेकिन सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट ना रहता, वो तो टूरिस्ट है, क्योंकि इन्होंने वर्ड लिख दिया है टूरिस्ट, तो उस सिचुएशन में सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट हमारी कंट्री के लिए तो हो ही नहीं सकता उसका, तो ये नहीं है नॉर्मल रेजिडेंट, ठीक है जी, हमारी कंट्री का। तो बताओ जी कि इतनी बातें समझ में आ गई हैं क्या? हैं ये कैसा मॉनिटर, खैर हाँ भैया, इसके अलावा अलग बात सुन लेते हैं। उम्मीद करता हूं ये फाइनल गुड और इंटरमीडिएट गुड ये जानते हैं हम लोग क्या होता है, जिसके बारे में सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि क्या नहीं सोचना है। जैसे कि बहुत से बच्चे सोचते हैं कि फाइनल गुड्स वो जो बनकर तैयार हो चुका है, जो बिल्कुल पैकेज्ड है, रेडी टू सेल है, रेडी इन अ मार्केट है, कभी भी मार्केट में उतार दो और बेच दो, ये है फाइनल गुड। और इंटरमीडिएट गुड जो नहीं, अभी तैयार नहीं हुआ है, अभी अध पका, ये सोचना नहीं है, ये मैं वो बात कर रहा हूं जो सोचना नहीं है। तो फाइनल गुड वो है जो बनके तैयार हो चुका, और इंटरमीडिएट गुड जो पूरी तरह से तैयार नहीं हुआ है, जो अभी WIP वर्क इन प्रोग्रेस में है, अभी बनना बाकी है। तो ऐसा नहीं सोचना, ध्यान रखिएगा। सोचना क्या है, ऐसा कोई भी गुड जो या तो किसी भी हाउस होल्ड के द्वारा कंजम्पशन पर्पज के लिए खरीदा जाए या फिर इन्वेस्टमेंट पर्पज के लिए किसी बिजनेसमैन के द्वारा खरीदा जाए, तो वो होगा आपका फाइनल गुड। कोई भी एक पर्टिकुलर चीज है, वो कौन खरीद रहा है और किस लिए खरीद रहा है, इस बेसिस पे वो डिसाइड किया जाएगा कि वो फाइनल गुड है या इंटरमीडिएट गुड। अब ऑब्वियस ही बात है, कहीं पर भी शुगर की बात करें, चीनी, तो शुगर एक फाइनल गुड है या इंटरमीडिएट गुड है? हाँ, वो तो उसके ऊपर निर्भर करता है, किसके ऊपर, कि कौन खरीद रहा है और किस लिए खरीद रहा है। एक नॉर्मल हाउस होल्ड अपने पर्सनल कंजम्पशन के लिए खरीद रहा है तो ऑब्वियसली कंजम्पशन यानी वो फाइनल गुड होगा। लेकिन कोई स्वीट शॉपकीपर मिठाई की दुकान वाला, अग्रवाल स्वीट्स, अगर वो खरीद रहे हैं तो ऑब्वियसली वो फर्दर प्रोडक्शन ऑफ वो गुड्स के लिए खरीद रहे होंगे। अगर कोई भी चीज रिसेल पर्पज के लिए खरीदी जाए या फिर फर्दर प्रोडक्शन के लिए खरीदी जाए, तब उस सिचुएशन में तो वो आपकी इंटरमीडिएट गुड की कैटेगरी के अंदर आती है, ध्यान रखिएगा। अब जैसे एक चिप्स का पैकेट खरीदा हमने, लेज, अब फाइनल गुड होगा इंटरमीडिएट गुड? हाँ, तुम तो ये गुड्स पे मत आना, बस लेज में बह गई एकदम कि कौन सा फ्लेवर, ग्रीन वाला या डार्क ब्लू, है ना। खैर, तो बेसिकली एक बार फिर कि ये तो इस बात पे डिपेंड करेगा कि कौन खरीद रहा है। अब अगर लेस चिप्स का पैकेट अगर एक नॉर्मल पर्सन यूं ही खाने के लिए खरीद रहा है, कंजम्पशन के लिए, तो फाइनल गुड। लेकिन अगर कोई दुकान वाला ही खरीद रहा है कि मैं चिप्स के पैकेट खरीद रहा हूं, फर्दर रीसेल कर दूंगा, बाद में बेच दूंगा किसी को, तो उस सिचुएशन में तो वो आपके इंटरमीडिएट गुड की कैटेगरी के अंदर आने वाला है। खैर, वही तो बोला है मैंने कि अगर लेस चिप्स का पैकेट किसी दुकान वाले ने खरीदा है फर्दर बेचने के लिए,
तो इंटरमीडिएट गुड नॉर्मली पर्सन ने खरीदा है अपने कंजम्पशन यानी खाने के लिए, तो फाइनल गुड, तो ऐसे करके कुछ बातें रहती हैं। इसके अलावा ऑब्वियसली ये आपकी नेशनल इनकम के अंदर जरूर इंक्लूड किए जाएंगे और ये आपकी नेशनल इनकम के अंदर इंक्लूड नहीं किए जाते। इनकी आपकी डायरेक्ट डिमांड होती है, इनकी डेराइव डिमांड होती है। इस बात का मतलब क्या हुआ, क्योंकि इंटरमीडिएट गुड के तौर पर आप अगर कुछ भी खरीद रहे हो, जैसे ये एक मोबाइल शॉपकीपर अगर मोबाइल परचेज कर रहा है, किस लिए, फर्दर रीसेल के लिए, तो वो क्यों कर रहा है, क्योंकि मार्केट में मोबाइल की डिमांड है, दैट्स वाई वो खरीद रहा है। ऐसे ही अगर स्वीट शॉपकीपर्स शुगर परचेज कर रहे हैं, तो वो क्यों कर रहे हैं, क्योंकि मार्केट में मिठाइयों की बहुत डिमांड है फेस्टिवल्स के अंदर, जिसके चलते वो ज्यादा शुगर परचेज कर रहा है। तो इनकी जो इंटरमीडिएट गुड्स की जो डिमांड होती है वो किसी दूसरे चीजों की डिमांड के ऊपर निर्भर करती है, वहां से इनकी डिमांड डेराइव होती है, तो दैट्स वाई इसको डेराइव डिमांड नाम दिया गया। इनकी तो डायरेक्ट डिमांड होती है, आप खुद अपनी वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए ही इनकी डिमांड क्रिएट करते हैं। जहां हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, बहुत कुछ जानते हैं, और नहीं जानते हैं तो आओ जाने कि जैसे कि हम कई बार एक एग्जांपल भी लेते थे कि सपोज करो कोई मिस्टर ए है, मिस्टर बी है, मिस्टर सी है। मिस्टर ए ने कोई भी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट बनाया 1,000 रुपए का, देन उसने अपना प्रॉफिट ऐड करके उस पर्टिकुलर सामान को मिस्टर बी को 1500 में बेच दिया, देन उसने अपना 1,000 रुपए का प्रॉफिट ऐड करके इसको 2500 में बेच दिया, और फाइनली यहां कंज्यूमर के पास में सामान पहुंच गया कितने में, 2500 में 500 रुपए और ऐड कर कर टोटल 3,000 रुपए में। तो ऑब्वियसली ये जो पर्टिकुलर गुड है ये इस तरीके से अलग अलग ट्रेल के अंदर ये जो जा रहा है, तो ये फाइनल गुड कब कहलाएगा, जब ये कंज्यूमर के पास पहुंच जाएगा। ये बातें क्यों, हंसी क्यों, हाँ तो ये तुमने बोला था एबीसी, हाँ नहीं वैसे जोक तो नहीं था, और मतलब ऐसा तो नहीं था, बे शर्म कर लो, शर्म आती है। क्या फुल फॉर्म सीखनी है, मान जाओ मान जाओ मान जाओ, ठीक है। अगर ऐसी हरकतें करोगे तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, हो तो तुम ठीक ठाक ही, बाकी तो अगर एक भी बचेगा ना आखिरी में, मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है, वैसे ही मुझे तो यूट्यूब पे डालना ही है, ठीक है, तो मैं तो एक बच्चे को भी पढ़ा लूंगा, दफा कर दूंगा बाहर, ठीक है। खैर, बस 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 चलो चुप हो जाओ, नहीं इतना तो अच्छा जोक नहीं था वैसे। चलो खैर, हाँ भैया, तो कंज्यूमर तक अगर ये सामान 3,000 में पहुंचा है, तो जब 3,000 में पहुंचेगा तभी आपका फाइनल गुड कहलाएगा। यानी हम कह सकते हैं कि इंटरमीडिएट गुड तो ये तब तक रहता है, तब तक इसकी फर्दर वैल्यू ऐड होती रहती है, तब तक इसकी वैल्यू बढ़ती रहती है, लेकिन जैसे ही एंड कंज्यूमर तक पहुंच जाता है और फाइनल गुड बन जाता है, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू होती है, और इससे ज्यादा क्योंकि ये गुड्स आगे जाएगा ही नहीं, क्योंकि ये कंज्यूम करके खुद ही खत्म कर देगा, तो ऑब्वियसली इसकी फर्दर वैल्यू ऐड नहीं होने वाली। यही कारण है कि डिफरेंस के अंदर एक ये वाला पॉइंट भी हमारा लिखा हुआ है कि इसके केस में कोई फर्दर वैल्यू ऐड नहीं होने वाली, जबकि इसके केस में तो फर्दर वैल्यू ऐड होती रहेगी इंटरमीडिएट गुड के केस में। और इवन ये वाली बात आप जानते ही होंगे कि ये जो ये प्रोड्यूसिंग सेक्टर होता है, इसके अलोंग ये जो लाइन होती है, इसको पुकारते हैं हम क्या, प्रोडक्शन बाउंड्री। यानी हम कह सकते हैं कि जब कभी भी कोई भी गुड जब तक प्रोडक्शन बाउंड्री के विद इन रहेगा, तो वो आपका इंटरमीडिएट गुड कहलाता है, और जैसे ही इस प्रोडक्शन बाउंड्री के बाहर निकलकर वो कंज्यूमर तक पहुंच जाता है, तो वो तुरंत आपका फाइनल गुड की कैटेगरी के अंदर फॉल करता है। तो प्रोडक्शन बाउंड्री, ये जो फाइनल गुड होते हैं ये क्रॉस कर चुके होते हैं प्रोडक्शन बाउंड्री को, यानी कि फाइनल गुड्स प्रोडक्शन बाउंड्री के बाहर फॉल करते हैं, जबकि ये जो इंटरमीडिएट गुड हैं ये प्रोडक्शन बाउंड्री के, ये जो ये हमने रेक्टेंगल सा बनाया है इसके अंदर ही फॉल करते हैं, तो दे आर स्टिल विद इन द प्रोडक्शन बाउंड्री। एक दो कुछ एग्जाम्पल दे सकते हैं डिफरेंस के तौर पर, तो ऐसे करके बातें हैं हमारी। खैर आगे 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 आगे, जो हमारी नेशनल इनकम के 3 मेथड हैं, जो उम्मीद करता हूं जानते ही हैं हम कि क्या क्या है, इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड और वैल्यू एडेड मेथड, जिनके अभी के अभी सारे के सारे मेथड्स भी रिवाइज कर लेंगे हम, लेकिन उससे पहले सारे के सारे कुछ एक प्रिकॉशंस आपको ध्यान रखने हैं कि भाई इसके अंदर ये चीजें आपकी आएंगी और ये चीजें नहीं आएंगी, वगैरह 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 की बातें, जिस प्रिकॉशंस वाले टॉपिक के बेसिस पे ही आप काफी हद तक ये जवाब दे पाते हैं काफी आसानी से, जो एग्जाम के अंदर जरूर आता ही आता है, काफी बार, हर बार आए तय तो नहीं है लेकिन काफी बार आता है, कि कोई भी एक सेंटेंस आपको दे देंगे लाइक पेट्रोल यूज्ड इन पुलिस व्हीकल्स। अब ये चीज आपकी नेशनल इनकम में इंक्लूड होगी या नहीं होगी, और अगर होगी तो क्यों होगी, नहीं होगी तो क्यों नहीं होगी, तो आपको
इंक्लूजन एक्सक्लूजन बताना होता है अलोंग विद द रीजन। और ये आप थोड़ा, वैसे तो थोड़ा मैं कहूंगा ये टिपिकल टॉपिक्स में से है जिसके ऊपर घर पर जाकर आपको काम करने की जरूरत है। आपकी बुक्स के अंदर भी, इवन संदीप गर्ग की बुक के अंदर बड़े आराम से 250 से 300 केसेस दिए हुए हैं, उसमें से मैं तो सिर्फ और सिर्फ कितने रिवाइज कराने वाला हूं, सिर्फ 15। तो ऑब्वियसली इस बात का यही समझ में आता है कि भाई बेसिक मैं यहां पर बता दूंगा, लेकिन घर पर जाकर आपको इसके ऊपर जरूर काम करना चाहिए, क्योंकि ऑब्वियसली इन 15 में से ही आए जरूरी तो नहीं है। इनसे आइडिया जरूर लग जाएगा कि किन किन बातों का आपका ध्यान रखना है, लेकिन पूरी तरीके से बात पूरी 100% तरीके से परफेक्ट हो जाए ऐसा नहीं होगा। वो काम आपको घर पर जाकर करना है। जहां कहीं भी दिक्कत आएगी तो वो पूछ लेना। तो सबसे पहले जरा प्रिकॉशंस की बात कर लेते हैं कि अलग अलग मेथड्स के अंदर किन किन बातों का ध्यान रखना है हमें। जहां ये बात तो हम पहले ही कर चुके थे कि फाइनल गुड्स को इंक्लूड करते हैं और इंटरमीडिएट गुड को इंक्लूड नहीं करते। तो इंटरमीडिएट गुड्स को इंक्लूड नहीं किया जाता, बिल्कुल भी नहीं किया जाता। अगर एक्सपेंडिचर मेथड के हिसाब से बात करूं तो इंटरमीडिएट गुड्स के ऊपर जो भी खर्चा आप करने वाले हो तो इसको इंक्लूड नहीं किया जाता। अब ये जो इंटरमीडिएट कॉस्ट को हम इंक्लूड नहीं करते नेशनल इनकम में, इसके जरा थोड़े बहुत से एग्जांपल जरा जरूर सुन ले तो बात समझ में आ जाएगी। जैसे इंटरमीडिएट गुड के बारे में अभी थोड़ी देर पहले हमने ये बात की कि जो भी चीज फर्दर रीसेल के लिए खरीदी जाए वो इंटरमीडिएट गुड होता है, और जो चीज फर्दर प्रोडक्शन के लिए खरीदी जाए तो वो इंटरमीडिएट गुड होता है। अब जैसे एक आम बिजनेस के अंदर अगर मैं इंटरमीडिएट कॉस्ट की बात करूं तो वो क्या क्या रहने वाली है, और ये बात तो पक्की बात हो गई कि इंटरमीडिएट कॉस्ट को आप नेशनल इनकम के अंदर इंक्लूड नहीं करने वाले हो। तो आमतौर पे एक बिजनेसमैन जितने भी ज्यादातर सारे के सारे खर्चे करता है, जिसकी मदद से वो फर्दर प्रोडक्शन करता है, वो सब कुछ इंटरमीडिएट गुड का हिस्सा बनता है। जैसे कि उसने रॉ मटेरियल खरीदा, क्यों खरीदा? फर्दर प्रोडक्शन के लिए। इवन उसके जो रोजमर्रा के खर्चे हैं जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा या एडवर्टीजमेंट की कॉस्ट या डेप्रिसिएशन की कॉस्ट, यानी आसान भाषा के अंदर ज्यादातर आपके जितने भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आने वाले खर्चे हैं जो कि उसके बिजनेस से कनेक्टेड खर्चे हैं, तो वो सभी के सभी वो किस लिए खर्च करता है? जिससे कि वो फर्दर अपने बिजनेस को एनहांस कर सके, अपने बिजनेस के अंदर प्रोडक्शन कर सके। तो इन शॉर्ट आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर आने वाले मैक्सिमम खर्चे इंटरमीडिएट कॉस्ट का हिस्सा बनते हैं और वो नेशनल इनकम के अंदर काउंट नहीं होते हैं, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा आगे 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 एक ये टर्मिनोलॉजी होती है विंडफॉल गेन क्या होते हैं? बैठे बैठाए फ्री की कमाई। और ऑब्वियसली नेशनल इनकम के अंदर हम प्रोडक्टिविटी को कंसीडर करते हैं, जिन चीजों के पीछे प्रोडक्टिव एफर्ट्स लगे हों उनको हम नेशनल इनकम के अंदर काउंट करते हैं, विंडफॉल गेन को नहीं करते काउंट। जैसे कि एमपीएल पे पैसा जीत लिया, या केबीसी में जाकर पैसा जीत लिया, कोई लॉटरी से पैसा जीत लिया, हॉर्स रेस पर सट्टा लगा दिया, तो कुल मिला के अगर इस तरह के कोई भी पैसा जीत लिया तो माना पैसा जीत लिया, लेकिन नेशनल इनकम के अंदर ये चीजें काउंट नहीं की जाएंगी, ध्यान रखिएगा। तो इनको कहते क्या है? इनको कहते हैं विंडफॉल गेन। तो अगर एक इकोनॉमी के अंदर विंडफॉल गेन बहुत ज्यादा हो, ज्यादातर लोगों का नेचर यही हो गया है कि पढ़ना नहीं है, लिखना नहीं है, काम नहीं करने, प्रोडक्टिव कुछ काम नहीं करना, एमपीएल खेलेंगे जी, पैसा बनाएंगे हम। नहीं, तुम में से कोई नहीं है ऐसा शायद, ठीक है। ये जो लोग इन सब इस तरह की चीजों को प्रमोट करते हैं ना, अगर पर्सनली उनसे भी जब अलग से पूछा जाता है कि वाकई में मतलब आप रिलाई करते हो इस बात पे जो बोलते हो अपनी एडवर्टीजमेंट के अंदर, तो वो सीधा बोलते हैं नहीं नहीं। हाँ, मगर दिक्कत ये है ना, बहुत से मूर्ख लोग, वाकई में तुम तो नहीं हो मेरे ख्याल से उनमें से, जो वाकई में मतलब ऐसे सोचते हैं कि नहीं, अब इतने बड़े बड़े लोग रोहित शर्मा, विराट कोहली और ये सब कुछ अगर कह रहे हैं, कुछ तो होता ही होगा यार, मतलब ऐसे कैसे कुछ तो होता ही होगा। तो करते हैं ऐसे रिलाई, और वो भी ब्लाइंडली रिलाई करने लग जाते हैं, वो बहुत ज्यादा बुरी बात है। आओ जरा आगे सुन लेते हैं, आगे पढ़ लेते हैं। बेसिकली बात चल रही थी फ्री की कमाई की, तो फ्री की कमाई को एक दूसरे वर्ड में ट्रांसफर इनकम भी कहा जाता है। बस वो तो है कुछ हद तक लॉटरी, हॉर्स रेस, केबीसी जैसी, जहां लक के बेसिस पे पैसा आता है, जबकि ये ट्रांसफर इनकम जिसको भी आपको नेशनल इनकम के अंदर कतई भी काउंट नहीं करना होता, ये क्या होती है? अगर कोई भी ओल्ड एज पेंशन हो, हाँ जी बिल्कुल सही बात, स्कॉलरशिप हो, पॉकेट मनी हो, क्या बोनस? नहीं, बोनस तो होगा, बोनस नेशनल इनकम में काउंट होगा, ठीक है जी। क्यों होगा उसके बारे में भी बात कर लेंगे, तो बोनस तो होगा।
है। तो ओल्ड एज पेंशन, ठीक है, स्कॉलरशिप, पॉकेट मनी। अब देखो ये जो इस तरह के पॉइंट्स होते हैं तो इनको तो देखते के साथ ही अगर एग्जाम में आया कि ये नेशनल इनकम में काउंट होगा या नहीं होगा, तो अंदर से ही आएगा कि नहीं ये कैसे हो सकता है, पॉकेट मनी ये नहीं होगा। लेकिन बात तो ये भी है कि वहां पर आपको खाली हाँ या ना नहीं लिखना, आपको कारण भी तो लिखना है। तो कारण के तौर पर आपको ये कीवर्ड जरूर लिखना है, क्या, ट्रांसफर इनकम। और इवन अगर किसी भी चीज को आप बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो, कि नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होगा, तो अगर आपको कीवर्ड याद आ गया, क्या, ट्रांसफर इनकम या विंडफॉल गेन, अगर आ गया तो जरूर लिखें। अगर बाय चांस ना आया याद, तो एक ऐसी कॉमन लाइन जो तो हर जगह चिपक ही जाएगी, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो अगर आपको अंदर से आ रहा है कि हाँ भाई ये तो नेशनल इनकम में काउंट नहीं होगा, तो एक कॉमन लाइन वो तो हर जगह चिपका दो, क्या, कि बिकॉज इट डज नॉट इन्वॉल्व एनी काइंड ऑफ प्रोडक्टिव एक्टिविटी, क्योंकि इसके अंदर कोई भी प्रोडक्टिविटी नेचर की एक्टिविटी नहीं है, तो इसलिए काउंट नहीं होगा। और किसी भी चीज को अगर अंदर से आ रहा है आपको कि नहीं ये तो होगा, नेशनल इनकम में काउंट होना चाहिए, अंदर से आती है थोड़ी थोड़ी सी फील क्वेश्चन पढ़ के हमें, तो अगर आपको लग रहा है तो बोल दो कि हाँ ठीक है, इट हैज अ प्रोडक्टिव नेचर ऑफ एक्टिविटीज और इट इज टू बी इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। तो ऐसे करके बातें हैं। इसके अलावा अगली बात, जो सरकार को दिए जाने वाले टैक्सेस होते हैं, इनडायरेक्ट टैक्सेस, वैसे भी नेशनल इनकम की कंप्यूटेशन के अंदर हम एक्सक्लूड कर देते हैं। इन चीजों को पुकारते हैं हम कंपलसरी ट्रांसफर पेमेंट। तो ये भी क्या होती है, ट्रांसफर पेमेंट ही होती है आपकी, लेकिन कंपलसरी नेचर की होती है, क्योंकि सरकार को पैसा देना है या नहीं देना है ये आपकी मर्जी नहीं है, आपको देना ही देना है। इसके अलावा आगे जरा सुन लेते हैं, जितने भी आपके सेकेंड हैंड गुड्स हैं वो भी आपके नेशनल इनकम के अंदर काउंट नहीं किए जाते। और कारण के तौर पर हम यही बोल देते हैं कि नेशनल इनकम के अंदर तो हम प्रोडक्शन को काउंट करते हैं, और प्रोडक्शन तो जिंदगी के अंदर किसी भी कॉमोडिटी का एक ही बार होता है। अब अगर आप दोबारा से उसे बेच दोगे तो दोबारा से नेशनल इनकम के अंदर काउंट आप उसे नहीं करने वाले। वैसे भी आप गुड्स की हमेशा मैक्सिमम वैल्यू ही उठाते हैं, जैसे कि हाँ 1000 से 1500 से 2500, उसके बाद 3000 में वो कंज्यूमर के पास पहुंच गया। बाद में वो अगर सेकंड हैंड के तौर पर दूसरे को बेचेगा भी तो थोड़ा कम में ही बेचेगा, तो आपको तो यही वाला लेना था 3000। हाँ भैया, तो सेकंड हैंड गुड को भी इंक्लूड नहीं करते। इसके अलावा जो शेयर्स बॉन्ड्स वाली ट्रांजैक्शन होती है उनको भी नेशनल इनकम के अंदर इंक्लूड नहीं करते, क्योंकि ये मेयर पेपर क्लेम होते हैं, कागज के टुकड़े होते हैं, कोई फिजिकल मैटर नहीं होता गुड्स की तरह। तो बेसिकली इनको नेशनल इनकम के अंदर बिल्कुल भी काउंट नहीं किया करते। और बिल्कुल इसी तरीके से एक्सपेंडिचर मेथड के भी प्रिकॉशंस लिखे हुए हैं सेम वे में, कि सेकंड हैंड के गुड्स के ऊपर अगर आप खर्चा करोगे तो उसको इंक्लूड नहीं करोगे, शेयर्स डिबेंचर जैसी चीजें आप परचेज करोगे तो उसको इंक्लूड नहीं करोगे, ट्रांसफर पेमेंट इंक्लूड नहीं की जाएंगी। तो ऐसे करके बातें। और ऐसे ही यहां पर कि सेकंड हैंड गुड्स का प्रोडक्शन इंक्लूड नहीं होगा, और ठीक है। तो बताओ जी, सबसे पहले क्या इतनी बातें याद हो गई क्या? थोड़ी सी और एडिशनल बातें यहां मैं कर लेता हूं, जरा ध्यान से सुन लीजिएगा। जितनी भी आपकी फ्री की चीजें होती हैं, लिखा होता है अक्सर कई बार फ्री की चीजें। अब फ्री की चीजों के रेस्पेक्ट में एक बार तो हमने बात की थी, कौन से वाली, कि ये फ्री का ये जो पैसा होने वाला है विंडफॉल गेन, ये नेशनल इनकम में काउंट नहीं होगा। और जो फ्री का पैसा है ओल्ड एज पेंशन या स्कॉलरशिप जैसा पैसा, ये आपकी नेशनल इनकम के अंदर काउंट नहीं होगा। लेकिन फ्री की कुछ चीजें आपकी नेशनल इनकम के अंदर काउंट होती हैं। कौन कौन सी होती हैं, जरा सुन लेते हैं कौन कौन सी होती हैं। जैसे अगर गवर्नमेंट कोई भी फैसिलिटी दे रही है आपको फ्री में, अब गवर्नमेंट बेसिकली स्ट्रीट लाइटिंग देती है फ्री में, गवर्नमेंट बेसिकली एजुकेशन सरकारी स्कूल अप्रॉक्स फ्री देती है फ्री में, हेल्थ सरकारी अस्पताल बनाती है फ्री में। लेकिन जो ये जो फ्री की चीजें हैं, क्या है वाकई में ये फ्री की हैं या इनकी भी अपने आप में कोई कीमत है या नहीं, वो बात अलग है। सरकार हमसे नहीं वसूल रही, लेकिन क्या इनकी भी अपने आप में कोई कीमत है या नहीं, तो बेशक है। और अगर ये बात की जाए नेशनल इनकम में काउंट होगी या नहीं होगी, तो बिल्कुल होगी। अगर इसका कोई कीवर्ड की बात करूं तो क्या कीवर्ड रहेगा हमारा, तो वो जो हम एक्सपेंडिचर मेथड के अंदर पढ़ते हैं, पहला प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और दूसरा गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। तो ये सब गवर्नमेंट के फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के अंदर आने वाला है, ध्यान रखिएगा। सरकार के द्वारा किया जाने वाला लगभग सारी की सारी चीजें हों, अगर शॉर्ट टर्म बेनिफिट वाली चीजें हों, जैसे कि एजुकेशन हेल्थ के ऊपर किया जाने वाला खर्चा या पुलिस डिपार्टमेंट डिफेंस के ऊपर किया जाने वाला खर्चा, वो सब कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के अंदर आता है। और अगर कोई वो रोड बना रहे हैं, डैम बना रहे हैं, तो वो क्या होगा, वो होगा इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। यानी एक्सपेंडिचर मेथड के अंदर ही जो तीसरी टर्म होती है, तीसरी टर्म क्या होती है, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, जो आपका इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर को रिफ्लेक्ट करती है, तो वो भी आपका नेशनल इनकम के अंदर काउंट होगा। इन शॉर्ट आपको अपने माइंड के अंदर यही रखना है कि सरकार के द्वारा किया जाने वाला तो कोई भी खर्चा होगा वो आपका नेशनल इनकम के अंदर काउंट होगा ही होगा। अगली बात, क्या फ्री की सिर्फ यही चीजें इंक्लूड होती है नेशनल इनकम में? नहीं, कुछ और चीजें भी होती हैं फ्री की जो नेशनल इनकम के अंदर काउंट होती हैं। ऐसी कोई भी चीजें जो कि एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को दे रहा है, जो कि एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को दे रहा है। अब फ्री में घर दे रहा है, फ्री में गाड़ी दे रहा है, क्या देते हैं,
देते हैं फ्री में गाड़ी, फ्री में घर, हाँ बिल्कुल। इस तरह की जो एक्स्ट्रा परक्विजिट्स देती है एक एम्प्लॉयर, एक कंपनी अपने एम्प्लॉयज को, तो वो सब के सब ये तो जाते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट ही। लेकिन एक बार फिर, क्या उनकी भी अपने आप में कोई कीमत है या नहीं? तो यस, बेशक कीमत है। आमतौर पर अगर सपोज करो कोई दो एम्प्लॉई हैं, एक एम्प्लॉई है जो कि कह रहा है कि मेरी कंपनी तो मुझे रहने को घर दे रही है, पिक एंड ड्रॉप की फैसिलिटी, यानी कार भेजती है घर पर और वहीं से मुझे ऑफिस ले जाती है, इस तरह की फैसिलिटी दे रही है, और साल के अंत पर मुझे एक्स्ट्रा अलाउंस भी पे करती है, एंटरटेनमेंट अलाउंस एंड ऑल वगैरह वगैरह। और दूसरा एम्प्लॉय भी सेम पोजीशन पर ही काम कर रहा है बट उसे इस तरह के अलाउंस नहीं मिल रहे। लेकिन मोस्ट प्रोबेबली पूरे चांसेस हैं कि पहला एम्प्लॉय जो कि सेम पोजीशन पे काम कर रहा है, जिसे ये फैसिलिटीज मिल रही है, उसके बैंक अकाउंट में आने वाली सैलरी वो कम ही होगी। और जहां दूसरा पर्सन जिसको इस तरह की एडिशनल परक्विजिट्स नहीं मिल रहे थे और वो सेम पोजीशन पे काम कर रहा है, तो उसके बैंक अकाउंट में आने वाली सैलरी थोड़ी ज्यादा रही होगी। तो बेसिकली मुद्दे की बात यही है कि आपको जो भी अदर परक्विजिट्स फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते हैं, इनकी भी अपने आप में कीमत होती है। अगली बात, जो इनकम मेथड के अंदर हम एक टर्म्स पढ़ते हैं, इनकम मेथड की पहली टर्म क्या होती है? इनकम मेथड की पहली टर्म वो होता है जो सबको ऐड करके आता है। सबसे पहली टर्म, हाँ जी, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। जहां कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज का मतलब क्या होता है? वेजेस एंड सैलरी। जहां वेजेस एंड सैलरी के तौर पर हम पढ़ते हैं वेजेस एंड सैलरी इन कैश एंड वेजेस एंड सैलरी इन काइंड। ये वेजेस एंड सैलरी इन काइंड क्या होता है? तो बेसिकली वेजेस एंड सैलरी इन कैश का मतलब तो यही है कि जो आपके बैंक में आपको सैलरी मिलेगी। इन काइंड का मतलब यही होता है कि आपको पैसे के अलावा जो अदर परक्विजिट्स मिलेंगे, यही सब कुछ, फ्री का घर, फ्री की गाड़ी, फ्री की चीजें। तो टेक्निकली ये सारी सारी चीजें आपके कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज का हिस्सा होती हैं और डेफिनेटली आपकी नेशनल इनकम के अंदर काउंट होंगी। तो देखिए ध्यान रखिएगा, क्योंकि फ्री की चीजें पढ़ते के साथ ही हमारा मन करता है ये तो फ्री की हैं, ये नेशनल इनकम में क्यों काउंट होंगी? ज्यादातर हम उन्हें हटा देते हैं कि ये नेशनल इनकम में काउंट नहीं होंगी, बल्कि ज्यादातर जिन चीजों के आगे लगा हुआ हो फ्री, तो ज्यादातर मान के चलो वो जरूर नेशनल इनकम के अंदर काउंट होने वाली है। गवर्नमेंट के द्वारा दी गई फ्री की कोई भी फैसिलिटी, एक एम्प्लॉयर के द्वारा दिया गया अपने एम्प्लॉय को कोई भी फ्री की चीजें या कम दाम पे चीजें, जैसे कि कई बार कपड़े देते हैं, ड्रेस देते हैं, सब्सिडाइज्ड रेट पर देते हैं, लंच प्रोवाइड करते हैं, 5 रुपए में थाली मिल जाएगी, ऐसे करके ऑफर चलाती है वो उसी कंपनीज अपने एम्प्लॉइज के लिए। तो सब्सिडाइज्ड जो लंच प्रोवाइड करती है कंपनी अपने एम्प्लॉइज को, ये सब क्या सब आपका सीओई का हिस्सा बनता है और नेशनल इनकम के अंदर काउंट किया जाता है। ध्यान रखिएगा। इसी बेसिस पे जरा थोड़े बहुत क्वेश्चन कर लेते हैं और इन क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखते रहिएगा, क्योंकि मैंने बोला है आपकी बुक के अंदर लगभग 200-250 तो मिनिमम है, इतने तो दिए ही हुए हैं, मैंने तो फिर भी 15 लिए हैं। तो थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, थोड़ी सी एक्स्ट्रा बातें भी मैं बोलता रहूंगा साथ ही साथ। जैसे कि अब जो सबसे पहला है फ्री आ गया, मेडिकल फैसिलिटीज बाय द एम्प्लॉयर, तो ये होगा या नहीं होगा? तो यस होगा। और कारण के तौर पर क्या? बिकॉज दिस इज अ पार्ट ऑफ अ सीओई। इनकम मेथड के हिसाब से कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज का हिस्सा है, तो यस ये मेरी नेशनल इनकम के अंदर काउंट होगा। ये वाला पॉइंट जरा ध्यान से समझ लीजिएगा। अभी तक की जितनी भी पढ़ाई की है ना हमने, डोमेस्टिक टेरिटरी से लेकर और अब नेशनल इनकम तक की सारी पढ़ाई का इस्तेमाल करके इससे मैक्सिमम काफी सारे जवाब निकालेंगे। आओ जरा सुन लेते हैं। सैलरी रिसीव्ड कर रही हैं कि कौन कर रहा है? एक इंडियन कर रहा है, इंडियन रेजिडेंट वर्किंग इन रशियन एम्बेसी इन इंडिया। अब सबसे पहली बात तो ये फिजिकली कहां एग्जिस्ट कर रही है? एम्बेसी इंडिया में। बट क्या ये इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी का हिस्सा है? क्योंकि ये फिजिकली तो इंडिया में है बट वैसे तो रशियन एम्बेसी है। और हमने कहा था कि अगर कुछ चीजें ऐसी होंगी जो फिजिकली तो हमारी कंट्री के अंदर होंगी बट वो हम अपनी डोमेस्टिक टेरिटरी से एक्सक्लूड कर देते हैं, हमने पढ़ा था। लेके जाऊं दोबारा से वहां पर, ये आ गए यहां पर, तो एक्सक्लूड कर देते हैं हम बाहर की फॉरेन एम्बेसीज को। तो माना ये जो ये एम्बेसी है ये रशियन एम्बेसी और हमारी कंट्री के अंदर ही है, लेकिन रशियन एम्बेसी होने की वजह से ये हमारी कंट्री का हिस्सा नहीं है, डोमेस्टिक टेरिटरी का हिस्सा नहीं है। अब यहां से मैं दो हिस्सों के अंदर बातें करूंगा। फिलहाल वैसे टॉपिक तो नेशनल इनकम का ही है, लेकिन मैं दो हिस्सों से बातें करूंगा जिससे कि कंसेप्ट थोड़ा अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन जरूरी नहीं है कि नेशनल इनकम की टर्म में ही आए, एग्जाम में क्वेश्चन डोमेस्टिक इनकम की टर्म में भी आ सकता है। पहला सवाल, क्या ये डोमेस्टिक टेरिटरी का हिस्सा है? जवाब है ना। तो क्या ये डोमेस्टिक इनकम का हिस्सा बनेगा? जवाब है ना। लेकिन दूसरी बात, जब बात आएगी नेशनल इनकम की, क्या ये नेशनल इनकम का हिस्सा बनने वाला है? तो देखो नेशनल इनकम का हिस्सा बनेगा या नहीं बनेगा तो वो तो इस बात पे निर्भर करेगा कि नॉर्मल रेजिडेंट ये हमारा इंडिया का ही है या नहीं। तो देखिए ये फिलहाल के लिए इंडियन रेजिडेंट की बात कर रहे हैं, जो मोस्ट प्रोबेबली भाई कहां अपनी इंडिया के अंदर ही रह रहा है, इंडिया के अंदर ही रह रहा है और ऊपर से सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी इंडिया में है, तो नॉर्मल रेजिडेंट तो हमारी इंडिया का है। क्या नेशनल इनकम में काउंट होगा? यस होगा। कारण के तौर पर क्या बोलेंगे? देखिए ये जो रशियन एम्बेसी है इसको हम एक तरीके से, जरा ये वाली बात कान खोल के सुन लीजिएगा,
इसको हम एक तरीके से फिजिकली तो हमारी इंडिया में है, लेकिन क्योंकि हम इसे डोमेस्टिक टेरिटरी का हिस्सा नहीं मान के चल रहे, तो इसको हम एक तरह से फॉरेन कंट्री इमेजिन कर रहे हैं, फॉरेन कंट्री इमेजिन कर रहे हैं, यानी कि इंडिया का वो हिस्सा जो फिजिकली इंडिया में है, लेकिन रशियन एम्बेसी होने की वजह से हम उसे फॉरेन एज्यूम करके चल रहे हैं। और क्योंकि वो पैसा हमारे इंडियंस के पास आ रहा है, तो एक तरीके से वो है क्या, जो हम नेशनल इनकम में एक टर्म बोलते हैं ना, फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड, फैक्टर इनकम टू एब्रोड, जहां हम अच्छे से जानते हैं फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड, बाहर से पैसा इंडिया में आना, उसको तो ऐड करते हैं हम, और फैक्टर इनकम टू एब्रोड, इंडिया से पैसा बाहर जाना, उसको तो हम माइनस कर देते हैं। यहां पर क्या हो रहा है, बाहर से पैसा यानी रशियन एम्बेसी में से पैसा इंडिया के पास आ रहा है, तो फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड का हिस्सा है। तो यहां कारण के तौर पर अगर मैं बोलूं तो क्या बोलूंगा मैं, फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड, क्योंकि ये है तो दैट्स वाई ये आपकी नेशनल इनकम में काउंट होगा। तो फाइनली इसका वर्डिक्ट क्या बनता है, ये डोमेस्टिक इनकम में काउंट नहीं होगा। अगर एग्जाम में क्वेश्चन डोमेस्टिक इनकम से रिलेटेड आया तो वो नहीं होगा काउंट, क्यों, क्योंकि डोमेस्टिक टेरिटरी का हिस्सा नहीं है। लेकिन ये नेशनल इनकम में तो इंक्लूड किया जाएगा, क्योंकि ये फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड का हिस्सा है। बर्खास्त, खत्म। इस पॉइंट में किसी को कोई बात पूछनी हो तो जरूर पूछ लें। हाँ भैया, और सोने वाले ये बीच बीच में झपकी लेने वालों जाग जाओ, हाँ झपकी लेना बंद करो। खैर, कितनी, 2 3 बार हो गए ना तुम? नहीं, 3 बार तो मैंने गिना था, 1 बार तो तुम्हारा मैंने भी गिना था। हाँ नहीं, आँख खोल के सो रहे थे तुम अभी। मछली बन जाते हैं कभी कभी बच्चे। हाँ भैया, अगली बात, ओल्ड एज पेंशन। ऑब्वियसली ये आपका, तो यहां पर मेरा जवाब रहेगा यस, इसके अलावा यहां पर जवाब रहेगा नो, क्योंकि आपकी ट्रांसफर इनकम है। तो ये क्या है, ये आपकी ट्रांसफर इनकम है। हाँ भैया, आगे 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 तो फिर से आ गई फ्री वाली बात। फ्री वाली बात तो पढ़ते के साथ ही ज्यादातर कोशिश करिए कि मोस्ट प्रोबेबली नेशनल इनकम में काउंट हो ही जाएगा। कर क्या रहे हैं, हमारा कोई डोमेस्टिक सर्वेंट यानी कि अपना कोई एम्प्लॉय है जो बोर्डिंग रहने खाने की फैसिलिटी दे रहे हैं, तो ऑब्वियसली आपकी नेशनल इनकम में काउंट किया जाएगा, सीओई का हिस्सा बनने वाला है। अगला, ड्यूरेबल गुड्स, कौन खरीद रहा है, हाउस होल्ड। अब देखो, हाउस होल्ड तो कुछ भी खरीदेगा, अगर कुछ भी खरीदेगा, छोटी से छोटी चीज खरीदेगा, बड़ी से बड़ी गाड़ी वगैरह खरीदेगा, ये सब के सब फाइनल गुड बनने वाले हैं, और ये जरूर आपकी नेशनल इनकम के अंदर हमेशा काउंट होंगे ही होंगे। अगर कारण के तौर पर आप बोलें तो प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर मेथड के अंदर प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर भी बोल सकते हैं, साथ ही साथ क्योंकि ये फाइनल गुड है इसलिए नेशनल इनकम में काउंट होना चाहिए, तो ये भी बोल सकते हैं। तो दोनों में से कोई भी बातें कोट कर सकते हो आप, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये वाला पॉइंट जरा ध्यान से समझ लीजिएगा, क्या बात कर रहे हैं, पुलिस व्हीकल्स के अंदर जो पेट्रोल यूज होता है, जरा आराम से माना, जो हमारा पुलिस डिपार्टमेंट है वो कोई बिजनेस नहीं कर रहा, लेकिन वो भी हमारे गवर्नमेंट के एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर काफी हद तक मदद कर रहा है, एक सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। कौन सी सर्विसेज, सिक्योरिटी सर्विसेज, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी सर्विसेज। और हम लोग जानते हैं कि कोई भी चीज अगर हम इस्तेमाल कर रहे हैं, कोई भी चीज हम खरीद रहे हैं और उसकी मदद से फर्दर प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो इंटरमीडिएट गुड कहलाता है। पेट्रोल की मदद से गाड़ी चला के सेफ्टी एंड सिक्योरिटी सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही हैं, तो दैट्स वाई ये नेशनल इनकम में काउंट नहीं होगा, क्योंकि ये आईसी, आईसी मतलब समझ रहे हो ना, इंटरमीडिएट कॉस्ट का हिस्सा बन रहा है ये हमारा, क्योंकि इसकी मदद से ही फर्दर प्रोडक्शन हो रहा है। किन चीजों का, पेट्रोल बनाते हैं पुलिस वाले, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी सर्विसेज का प्रोडक्शन हो रहा है पेट्रोल की मदद से, ऐसे करके बातें हैं। हालांकि अगर पुलिस वाले बुलेट खरीद रहे हैं, है ना, तो वो तो ध्यान रखिएगा, वो तो फाइनल गुड की कैटेगरी के अंदर आएगा, क्योंकि तब तो हम कहेंगे कि लॉन्ग टर्म बेनिफिट मिल रहा है और इन्वेस्टमेंट पर्पज के लिए खरीदा जा रही है ये चीज, तो तब उस सिचुएशन के अंदर वो फाइनल गुड की कैटेगरी के अंदर आएगा और नेशनल इनकम में काउंट होगा। आगे आगे, अर्निंग की है किसी शेयर होल्डर ने, वो भी सेल ऑफ अ शेयर से। हमने कहा था शेयर्स डिबेंचर्स वाली ट्रांजैक्शन, ये तो मेरे नेशनल इनकम में काउंट नहीं होती, नहीं होती, क्योंकि ये जो फाइनेंशियल क्लेम होते हैं तो महज पेपर क्लेम होते हैं, कागज के टुकड़े। जैसे कि अकाउंट्स पढ़ते वक्त भी मैं काफी बार बोलता हूं कि ये जो शेयर्स होते हैं, डिबेंचर होते हैं, क्या होते हैं, कागज के टुकड़े। कागज के टुकड़ों को क्या नेशनल इनकम में काउंट करना। आगे, हाउस होल्ड तो कुछ भी खरीदेगा, कुछ भी खरीदेगा, कार खरीदे, घर खरीदे, घर के बिजली का बिल पे करे। हाउस होल्ड के केस में अगर कुछ भी दे दिया गया है तो वो आपका हमेशा ही कंजम्पशन एक्सपेंडिचर होगा। आमतौर पे हम कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का मतलब समझते हैं क्या, कि शायद छोटी मोटी चीजें होंगी। हाउस होल्ड के केस में वो चाहे बड़ी से बड़ी चीजें खरीदे, कार खरीदे, फ्रिज खरीदे, एसी खरीदे, क्योंकि वो अपने इस्तेमाल के लिए ही खरीद रहा है, तो मान के चलिए वो तो हमेशा ही नेशनल इनकम में काउंट होने वाला है, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का हिस्सा बनने वाला है। आगे
एक्सपेंडिचर ऑन एडवर्टीजमेंट बाय फर्म, एक बिजनेस, एक कंपनी ने एडवर्टीजमेंट का खर्चा किया है, क्यों? जिससे कि उसका बिजनेस बढ़ सके, उसका बिजनेस ग्रो हो सके, वो प्रोडक्शन कर सके। तो बेसिकली इसकी मदद से वो फर्दर प्रोडक्शन करेगा अपने गुड्स का और सेल बढ़ाएगा, बिजनेस को नई बुलंदियों पे लेके जाएगा। तो नेशनल इनकम में काउंट नहीं होगा क्योंकि इंटरमीडिएट कॉस्ट का हिस्सा है। फाइनेंशियल हेल्प, मदद की जा रही है, ये तो फ्री वाली बातें हो गई एक तरीके से, नेशनल इनकम में काउंट नहीं होगी। ट्रांसफर इनकम है, ट्रांसफर इनकम है, तो ये नेशनल इनकम के अंदर काउंट नहीं होगी। इसके अलावा डिविडेंड रिसीव्ड बाय एन इंडियन फ्रॉम हिज इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स ऑफ अ फॉरेन कंपनी, जरा ध्यान से पढ़ लीजिएगा। अब ऐसा नहीं है कि हमेशा शेयर्स पढ़ते के साथ ही कि शेयर्स ये तो कागज का टुकड़ा, ये तो नहीं होगा, तो ऐसे नहीं। यहां ये ट्रांजैक्शन शेयर्स को बेचने की नहीं है, बल्कि शेयर्स के ऊपर बेसिकली हाँ, ये क्या आ गया ऊपर? ये तो नई चीज पता लगी है। नहीं नहीं, ये रिमोट का बटन प्रेस हुआ था, लेकिन ये तो आज एक ऐसी चीज आई है जो तो मैं इतने दिनों से ढूंढ रहा था कि कैसे आएगी। मतलब मिनिमाइज कराना। हाँ, रुक जाओ, वही तो नहीं पता। अब से पहले तो यहां आके करना पड़ता था। अरे छोड़ो, टाइम बर्बाद नहीं करते। हाँ भैया, तो जो रिलेवेंट ट्रांजैक्शन है वो सेल ऑफ शेयर्स की नहीं बल्कि डिविडेंड के मिलने की है, डिविडेंड के मिलने की है। डिविडेंड का मिलना क्या हमारी नेशनल इनकम के अंदर आता है या नहीं? तो यस आता है। ध्यान रखिएगा, ये आपकी एक प्रोडक्टिव नेचर की इनकम है, प्रोडक्टिव नेचर की इनकम है, तो दैट्स वाई आपकी नेशनल इनकम के अंदर काउंट होने वाली है। इसके अलावा सरकार ने खर्चा किया है, सरकार के द्वारा खर्च किया गया कोई भी पैसा, चाहे फ्री का हो, मेडिकल, हेल्थ, इस तरह का, रोड बनाए, डैम बनाए, हमेशा आपकी ये नेशनल इनकम में काउंट होगा। हालांकि अगर फ्री में हेल्थ एजुकेशन के ऊपर खर्चा करेगी तो वो गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर की कैटेगरी में आएगा। लेकिन अब तो ये फ्लाईओवर बना रहे हैं, क्या ये कोई कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है? नहीं। तो बेसिकली अब तो ये क्या बनेगा? ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, जो कि आपके कुछ और नहीं बल्कि इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर का ही दूसरा नाम है। तो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर है, जीडीसीएफ का हिस्सा है। इसके अलावा अगली बात, सैलरी पेड कर रहे हैं किसको? रशियंस को। कहां? बेसिकली इंडियन एम्बेसीज के अंदर इन रशिया। अब एक बार फिर, इंडियन एम्बेसी है, इंडियन एम्बेसी है, और है कहां? फिजिकली कहां एग्जिस्ट कर रही है? रशिया के अंदर। क्या हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का हिस्सा होगी या नहीं? तो बेसिकली क्या फिजिकली हमारी कंट्री में एग्जिस्ट कर रही है? फिजिकली तो रशिया में एग्जिस्ट कर रही है, लेकिन हमने कहा था कि इंडियन एम्बेसीज के ऑफिसेस जहां जहां दूर दराज किसी भी कंट्री के अंदर होंगे तो उसको अपनी डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर अलग से हम इंक्लूड करके चलते हैं। तो अगर इस क्वेश्चन के अंदर मैं पहली बात करूं कि क्या ये डोमेस्टिक इनकम में ऐड होगा या नहीं होगा, तो भाई क्योंकि डोमेस्टिक टेरिटरी का हिस्सा है तो यस, डोमेस्टिक इनकम के अंदर तो काउंट होगा। भावनाओं में नहीं बहना है, कंसेप्चुअली चीजों को चलाना है। इसके अलावा जब बात आएगी कि क्या ये नेशनल इनकम में काउंट होगा या नहीं होगा, तो यहां पर अब दो बातें आ जाती हैं। अब अगर उस इंडियन एम्बेसीज के अंदर हम किसी इंडियंस को सैलरी दे रहे हैं जो हमारे नॉर्मल रेजिडेंट होंगे, तो अगर इंडियंस को सैलरी दे रहे होते तो नेशनल इनकम का भी हिस्सा बनते, बट हम किसको दे रहे हैं? हम तो रशियंस को दे रहे हैं। तो ऑब्वियस सी बात है कि वो फिलहाल के लिए हमारी नेशनल इनकम का हिस्सा नहीं होने वाला। फैक्टर इनकम टू एब्रोड, सही बात है। तो उम्मीद करूंगा ये इस तरह के कंसेप्ट जरूर बना लीजिएगा। ये डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम दोनों के अलग अलग कंक्लूजन बनते हैं, ध्यान से कर लेना जरूर। आगे, ट्रक खरीद लिया है, ट्रक खरीद लिया है, इतनी बड़ी चीजें तो जो भी खरीदते हैं ये नेशनल इनकम के अंदर काउंट होती ही होती हैं। जीडीसीएफ का हिस्सा बनेगा आपका इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। इसके अलावा इंटरेस्ट रिसीव हुआ है, इंटरेस्ट तो वैसे भी इनकम मेथड में हम जानते हैं, RIP, रेंट इंटरेस्ट प्रॉफिट, तो इंटरेस्ट तो आता ही है आपकी, नॉर्मली एक ऑपरेटिंग इनकम है, प्रोडक्टिव नेचर की इनकम है। तो मैंने कहा इस टॉपिक को जरूर घर पर जाकर अच्छे से रिवाइज जरूर कर लीजिएगा क्योंकि इसके बहुत सारे केसेस हैं। ठीक है भैया, 3 नंबर के तो आते ही आते हैं। हाँ पढ़ लो, तुम पढ़ लो, पक्का आता है। ठीक है। हाँ हाँ, तो वो भी इंटरमीडिएट कोर्स का हिस्सा बनेगा। अपना बिजनेस करने के लिए जो भी खर्चे कर रहे हैं P&L के अंदर डालेंगे, वो सब मेरी इंटरमीडिएट कॉस्ट का हिस्सा बन जाते हैं।
क्योंकि ऑब्वियस सी बात है वो फिजिकली एम्बेसी कहाँ एग्जिस्ट कर रही है, रशिया के अंदर, तो वहां के लोगों के साथ में कोऑर्डिनेट करने के लिए, कम्युनिकेट करने के लिए रशियंस की भी जरूरत पड़ती ही होगी। हमारी इंडिया के भी एम्प्लॉइज काम करेंगे, जैसे कि यहाँ पर इंडिया के अंदर दूसरी कंट्रीज की जो एम्बेसीज हैं वो मेनली अपनी ही कंट्रीज के लोगों को हायर करती हैं और यहाँ पर भेजती हैं। थोड़े बहुत इंडियंस को भी रख सकते हैं क्योंकि इंडिया के अंदर वो काम कर रहे हैं, बट अपनी कंट्री के लोगों को भी रखते हैं। तो एम्बेसीज एक ऐसा ऑफिस है वहां पर मिक्स पॉपुलेशन रहती है दोनों कंट्रीज की। हाँ भैया, तो नेशनल इनकम के बाद जरा फटाक से जल्दी से आगे मनी एंड बैंकिंग की बातें कर लेते हैं। जरा इधर देख लें तो सबसे पहले मनी, मनी पैसा जानते हैं सब कुछ। जहां सबसे पहले मनी का मतलब क्या है, मनी का मतलब कुछ भी है। तो ध्यान रखिएगा डेफिनेशन के अंदर सबसे पहला जो कीवर्ड है वो आपका यही आता है कि मनी इज एनीथिंग। क्योंकि मनी आप लिटरली किसी भी चीज को कह सकते हो, ऑब्वियसली उस चीज को कह सकते हो जिस चीज को सरकार पैसा बोलना चाहे। पहले बेसिकली जब 500 और 1000 के वो पुराने वाले नोट थे उनको सरकार ने पैसा बोला हुआ था तो वो पैसा था। अब आज की डेट में जो 500 के नए नोट आ चुके हैं तो ऑब्वियसली वो पैसा है। बीच में कुछ वक्त के लिए मन किया था मोदी जी का कि वो गुलाबी कलर के 2000 के नोट उनको पैसा उन्हें बोलना था तो वो पैसा था, अब वो पैसा नहीं रहा। कल को अगर सरकार को प्लास्टिक का किसी टोकन को पैसा बोलना हो तो क्या सरकार ऐसा बोल सकती है? बिल्कुल, सरकार क्या नहीं कर सकती। तो दैट्स वाई उम्मीद करूंगा आप कम से कम ये तो जरूर कनेक्ट हो गया होगा कि ये क्यों बोला जा रहा है कि मनी क्या है, मनी कुछ भी है। तो मनी इज एनीथिंग। हाँ, बस वो सभी की सभी चीजें जो कि जनरली एक्सेप्ट कर दी जाती हैं, लीगली एक्सेप्ट की जाती हैं एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज, एज अ मेजर ऑफ वैल्यू, ये सभी के सभी क्या हैं? मनी के फंक्शन। एज अ स्टोर ऑफ वैल्यू एंड मीन्स फॉर अ स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट, जो कहीं ना कहीं क्या है आपकी मनी के इनिशियली फंक्शन है, जो आपके सिलेबस का भी हिस्सा है। इनके बेसिस पे आपके कोई ना कोई एमसीक्यू क्वेश्चन जरूर बनते हैं जहां आपको हर एक चीज की क्लैरिटी जरूर रहनी चाहिए कि इसका मतलब क्या है। जैसे कि मीडियम ऑफ एक्सचेंज, जो कि नाम से समझ में ही आ जाता है कि मनी की मदद से आप चीजों को एक्सचेंज काफी आसानी से कर लेते हो। पहले के जमाने में बार्टर सिस्टम था, गुड्स के बदले गुड्स होता था, चीजों में डिफिकल्टी होती थी, वो अब इतनी ज्यादा नहीं है। अगली बात मेजर ऑफ अ वैल्यू। मेजर ऑफ वैल्यू, हाँ जी आओ बताएं मेजर ऑफ वैल्यू क्या होता है? मेजर ऑफ वैल्यू फंक्शन ऑफ अ मनी। ये मीडियम ऑफ एक्सचेंज तो आमतौर पे ज्यादातर सबको पता ही होता है। मेजर ऑफ वैल्यू, हाँ बताओ। हाँ, तो इस चीज को ऐसे करके बोलो कि पहले के जमाने में किसी भी चीज की कीमत डिसाइड नहीं की जा सकती थी। क्योंकि अगर हमारा फर्नीचर का बिजनेस है, मैं फर्नीचर बेचना चाहता हूं, मैं चेयर बेचना चाहता हूं, तो आज के वक्त में तो ऑब्वियसली चेयर के ऊपर मैं एमआरपी की चिट भी लगा सकता हूं, एमआरपी डिसाइड कर सकता हूं। क्योंकि मेरे पास कोई भी बायर आएगा तो वो बदले में मुझे क्या देगा? पैसा। तो मैं पैसे के टर्म में उसका एमआरपी दाम डिसाइड कर सकता हूं। लेकिन पहले के जमाने का क्या, जब पैसा नहीं था तब बार्टर सिस्टम था। अब मुझे क्या पता कि मैं चेयर बेचना चाहता हूं, मुझे बदले में गेहूं मिलने वाले हैं या चावल मिलने वाले हैं या भेड़ बकरियां मिलने वाली हैं। तो कुल मिला के मैं चीजों का दाम कैसे ही डिसाइड कर सकता था कि एक चेयर के बदले में मुझे 5 किलो गेहूं चाहिए, 10 किलो चावल चाहिए, कम से कम एक भेड़ लगेगी। तो मतलब ऐसे करके चीजों का दाम नहीं डिसाइड किया जा सकता था। आज के वक्त में अब तो मनी के आने के बाद में मेजर ऑफ वैल्यू मुमकिन है। स्टोर ऑफ वैल्यू नाम से ही समझ में आ जाता है कि पहले के जमाने में जब चीज लोगों की वेल्थ थी वो चीजों की टर्म में ही होती थी और चीजों को स्टोर नहीं किया जा सकता था, डिफिकल्ट पड़ता था। आज के वक्त में तो पैसा जहां डिजिटलाइज भी हो चुका है, आगे आने वक्त में पूरी तरह से डिजिटलाइज भी हो चुका होगा, जब आपकी स्टोर करने के लिए कोई भी फिजिकल स्पेस की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके अलावा स्टैंडर्ड ऑफ अ डेफर्ड पेमेंट, आओ बताएं स्टैंडर्ड ऑफ अ डेफर्ड पेमेंट। हाँ हाँ, उधार की ट्रांजैक्शन, उधार की ट्रांजैक्शन, फ्यूचर में पोस्टपोन कर देना, ईएमआई की ट्रांजैक्शन, इंस्टॉलमेंट की ट्रांजैक्शन। पहले के जमाने में ये उधार की ट्रांजैक्शन नहीं हो पाती थी, क्योंकि अगर मैं बोल रहा हूं कि हाँ मैं चेयर दे दूंगा आपको, बदले में आप 10 किलो गेहूं दोगे, अगर उसने मुझे ये बोल दिया मैं 10 किलो गेहूं आज नहीं बल्कि 1 महीने बाद दूंगा, तो पहले के जमाने में ये ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट हो सकती तो थी लेकिन डिफिकल्टी होती थी। क्योंकि क्या पता वो बाद में 10 किलो गेहूं किस क्वालिटी का लेके आए, अच्छी क्वालिटी का लेके आए, बेकार क्वालिटी का लेके आए, मिक्स क्वालिटी का लेके आए, या वो कहे मैं 10 किलो गेहूं दे तो दूंगा, मैं भी एग्री हो गया, लेकिन वो कह रहा है मैं 1-1 किलो करके दूंगा। अब हो सकता है पहला 1 किलो की इंस्टॉलमेंट अच्छी क्वालिटी की दे दे और बाद वाली बेकार क्वालिटी की या मिक्स क्वालिटी की दे दे, तो दिक्कतें थी। क्योंकि चीजों की क्वालिटी अपग्रेड या डिग्रेड की जा सकती है। लेकिन आज के वक्त में तो ऐसी कोई दिक्कतें नहीं है, क्योंकि चीज को अगर इंस्टॉलमेंट पे दिया भी जा रहा है तो पैसे का कोई रंग रूप आकार साइज ऐसा तो कुछ होता नहीं है। कोई क्वालिटी कि अच्छा 10 रुपए का नोट, खराब 10 रुपए का नोट, ऐसा कुछ नहीं होता। जो सही हो वो 10 रुपए का नोट ही है, चाहे करारा हो चाहे मर्चीला सा है ना बिल्कुल बेकार सा नोट हो, तो वो 10 रुपए का ही नोट है, सीधी सी बात है। इवन अगर फटा हुआ नोट भी है तो क्या उसकी वैल्यूएशन भी 10 रुपए की ही है या नहीं?
तो ध्यान रखिएगा उसकी भी वैल्यूएशन 10 रुपए की ही है। इधर उधर दुकानों से अगर एक्सचेंज कराओगे तो ऑब्वियसली 10 के बदले 10 नहीं मिलेंगे, बैंक से अगर एक्सचेंज कराते हैं तो 10 के बदले 10 ही मिलेंगे, पूरा फटा हुआ नोट भी लेके जाएंगे तो भी 10 के बदले 10 ही मिलते हैं, ध्यान रखिएगा। ऑब्वियसली वो जो दुकानों से हम एक्सचेंज कराते हैं वो दुकान वाले क्या करते हैं, वो बैंक में जाकर एक्सचेंज कराते हैं, वो भी फुल वैल्यू के ऊपर, बदले में कमीशन रख लेते हैं अपने पास। खैर, तो कुल मिला के स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट ये सारे के सारे आपको नाम जरूर याद रखने हैं। इसके अलावा अगली बात, मनी के अंदर क्या क्या इंक्लूड होता है, वैसे कॉइन, करेंसी नोट्स और चेक्स, ये सब कुछ आपके इंक्लूड हो जाते हैं। आपका सबसे ज्यादा मेन कंपोनेंट की मनी सप्लाई की डेफिनेशन क्या है, जहां हमने कहा था स्टॉक एंड फ्लो कंसेप्ट पढ़ते हुए कहा था कि मनी का मतलब क्या है, टोटल ऑफ वॉल्यूम ऑफ मनी जो कि हेल्ड कर रही है पब्लिक एट ए पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, और यही डेफिनेशन का वो वर्ड है जो कि इसको स्टॉक कंसेप्ट बनाता है। तो टीचर हमेशा इसकी डेफिनेशन के अंदर ये वर्ड जरूर आपका देखना चाहेगा। आपने अगर नहीं लिखा तो उसे मजा नहीं आएगा, और अगर उसे मजा नहीं आ रहा वो नंबर नहीं देंगे, वो नंबर काटते चले जाएंगे। तो भैया टीचर को खुश जरूर कर लेना, ध्यान रखिएगा। हाँ भैया, जहां हम जानते हैं कि मनी सप्लाई के कंपोनेंट हमारे अलग अलग होते हैं, M1, M2, M3, M4, जहां M2, M3, M4 आपके सिलेबस का हिस्सा नहीं है, लेकिन हाँ आपको इनके नाम तो जरूर पता होने चाहिए कि M1 के बाद M2 भी आता है, M3 भी आता है, M4 भी आता है। बाद में पढ़ना नहीं है आपको, पढ़ना सिर्फ और सिर्फ M1 ही है, जहां M1 सबसे ज्यादा लिक्विड मेजर है, जिसको काफी आसानी से हम कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, जिसके अंदर टोटल 3 चीजें आ जाती हैं, करेंसी एंड कॉइन्स विद द पब्लिक, यानी जितना हमारे पास में कैश की फॉर्म में पैसा है, जितना हमने बैंक्स में जमा कराया हुआ है, जो भी डिमांड डिपॉजिट की फॉर्म में जमा कराया हुआ है, और अदर डिपॉजिट विद आरबीआई। ये जो डिमांड डिपॉजिट वर्ड है, डिमांड डिपॉजिट का क्या मतलब होता है, डिमांड डिपॉजिट के कितने टाइप होते हैं, चलो ये मैं बता देता हूं। 2 टाइप होते हैं। हाँ जी बताओ कौन कौन से। हाँ बिल्कुल सही बात, फिक्स नहीं, फिक्स नहीं, फिक्स नहीं। तो बेसिकली एक हम बैंक के अंदर एक सेविंग अकाउंट खुलवा सकते हैं, एक करंट अकाउंट खुलवा सकते हैं, एक एफडी का अकाउंट भी खुलवा सकते हैं, बट वो लिक्विड नहीं है। एफडी के अकाउंट में तो एक पर्टिकुलर फिक्स टाइम पीरियड बाद ही पैसा आ पाएगा, तो वो डिमांड डिपॉजिट की कैटेगरी में नहीं आता। डिमांड डिपॉजिट मतलब जहां हम जब डिमांड करें तब पैसा आ जाए। सेविंग अकाउंट के अंदर जब हम एटीएम से पैसा निकालें तुरंत पैसा आ जाएगा, होना चाहिए बस। करंट अकाउंट के अंदर भी या दिल में लग गई बात है, होना चाहिए। चलो खैर, तो इन सभी के बारे में थोड़ा थोड़ा सा भी आप लोगों को जरूर पढ़ लेना चाहिए कि इसमें क्या चीजें आपकी आती हैं और क्या नहीं। बाकी अपेरेंटली ही जान ले, मेनली सिर्फ एमसीक्यू क्वेश्चन ही बनते हैं यहां से, बस बात खत्म। देन इसके बाद में आपका एक टॉपिक आता है मनी एंड बैंकिंग के अंदर, जो कि काफी ज्यादा जरूरी है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मनी क्रिएशन का टॉपिक। यानी आमतौर पर ये टॉपिक आपको यही समझाता है कि यूजुअली ये जो कमर्शियल बैंक्स है ये पैसे का क्या करते हैं, ये क्रेडिट कैसे क्रिएट करते हैं, पैसा कैसे बनाते हैं। और पैसा कैसे बनाने का मतलब ये नहीं कि नोट कैसे छापते हैं, वो तो टेक्नोलॉजी है, मशीन है, बस बात खत्म, वो भी आरबीआई के पास, तो वो बात नहीं चल रही। बल्कि यहां पर आपको काफी हद तक कमर्शियल बैंक की वर्किंग समझाने की बातें करते हैं कि कमर्शियल बैंक आखिर काम कुछ किस तरीके से करते हैं। जहां उम्मीद करता हूं कि ये कुछ इस तरह की टेबल हल्की फुल्की सी याद होगी आप लोगों को, याद है भैया, कि जहां हम लोग कुछ राउंड वाइज बातें किया करते थे कि शुरुआत में इनिशियल डिपॉजिट आते हैं। इनिशियल डिपॉजिट का मतलब कि शुरुआत में जितना पैसा आया, जितने भी इनिशियल डिपॉजिट आएंगे उसमें से उन्हें कुछ पैसा LRR, लीगल रिजर्व रेशो, जो आरबीआई ने कानून बनाए हुए हैं उनके तहत कुछ पैसा उन्हें ब्लॉक करके रखना पड़ता था अपने पास और आरबीआई के पास। बाकी का पैसा वो बड़े आराम से लोन के तौर पर दे दिया करते थे। जैसे कि हम कहा करते थे कि फॉर एग्जांपल शुरुआत में आपका ये खुजूर बुजुर्ग जिगर जगर क्यों लगा रखी है, क्यों, मैं गाली दे दूंगा, सच में बता रहा हूं मैं, और भाग जाओगे तुम, आओगे नहीं फिर। हाँ बहुत बच्चों को पड़ी है जो डिजर्व करते हैं, बहुतों को पड़ी है। नहीं वैसे एक बात बोलूं, तुम्हारे स्कूल वालों को पढ़ी है। हाँ ये इनके स्कूल वालों की ये क्वालिटी ही अलग, पता नहीं कौन सी। बस बस मान जाओ, मान जाओ, अगला नंबर तुम्हारा ना आ जाए कभी, अगले साल से फिर तुम्हारा एग्जाम्पल लेना शुरू को, एक गमछाधारी आता था, ठीक है। चलो खैर, तो इनिशियल डिपॉजिट के तौर पर फॉर एग्जांपल आपके 100 करोड़ आए, LRR की परसेंटेज या तो क्वेश्चन में दी हुई होती थी या हम अपनी मर्जी से एज्यूम कर लिया करते थे 20%। शुरुआत में 100 करोड़ का 20%
रिजर्व की फॉर्म में हम लोगों को रखना पड़ता था और बाकी का हम लोन के तौर पर दे सकते थे। 100 करोड़ का 20% यानी कि 20 हम लोगों को ब्लॉक करना पड़ता था, रिमेनिंग पैसा हम लोन के तौर पर दे दिया करते थे। ऑब्वियसली बैंक के पास में जितना भी पैसा होता है वो ऐसा तो नहीं है कि उस पैसे को संभाल के रखते हैं, संजो के रखते हैं, बल्कि वो उसी पैसे को फर्दर लोन के तौर पर बांटकर अपने बिजनेस को आगे बढ़ाते रहते हैं। शुरुआत में अगर 100 करोड़ रुपए आया, 20 करोड़ उन्होंने रख दिया, बाकी का 80 करोड़ उन्होंने लोन के तौर पर बांट दिया। ऑब्वियसली शुरुआत में ये जिन जिन लोगों ने, किसी एक इंसान ने तो नहीं 100 करोड़ जमा कराए होंगे, बहुत सारे लोगों ने 100 करोड़ जमा कराए होंगे, और जिन लोगों ने 100 करोड़ जमा कराए होंगे क्या उन्हीं लोगों को बैंक ने लोन दिया होगा? हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, और चांसेस तो यही है कि किसी दूसरे लोगों को ही लोन दिया होगा। तो बेसिकली जैसे ही 80 करोड़ लोन दिया होगा तो ऑब्वियसली अगेन दोबारा से डिपॉजिट के कॉलम में नए डिपॉजिट क्रिएट हो जाएंगे 80 करोड़ के। और आरबीआई ने कहा है जब जब आपके पास में जितने भी डिपॉजिट आए उनका 20% आपको यहां रखते जाना है और बाकी का आप लोन के तौर पर दे सकते हो। तो 80 का 20% 16 और उसके बाद में रिमेनिंग आपका 64 आप यहां पर लोन के तौर पर देते रहेंगे। इसी तरीके से ये प्रोसेस आपका आगे चलता रहेगा। राउंड वाइज आप एक्सप्लेनेशन देते हैं, उम्मीद करता हूं आता सभी को है ये पर्टिकुलर टॉपिक, और ये प्रोसेस आपका चलता रहता है जब तक कि ये इनिशियल डिपॉजिट सारे के सारे इन द फॉर्म ऑफ एलआरआर ब्लॉक नहीं हो जाते, क्योंकि ये कॉलम आपका रिफ्लेक्ट कर रहा है ब्लॉकेज को, क्योंकि पैसा धीरे धीरे ब्लॉक होता जा रहा था। तो ये प्रोसेस कब तक चलता रहेगा? जब तक कि इनिशियली 100 करोड़ सारा का सारा ब्लॉक नहीं हो जाता, और जब तक ये ब्लॉक होगा तब तक तो कहानी बहुत बदल चुकी होगी। तब तक टोटल डिपॉजिट कितने क्रिएट हुए होंगे, तो इस चीज की कैलकुलेशन के लिए आप कैलकुलेट कर सकते हैं अपना मनी मल्टीप्लायर कि विद द हेल्प ऑफ इनिशियल डिपॉजिट टोटल डिपॉजिट कितने क्रिएट हुए होंगे, जिसका फॉर्मूला होता है 1 अपॉन में एलआरआर, और 1 अपॉन में एलआरआर मतलब 1 अपॉन में 20%, जहां परसेंट का अपॉन में 100 आ जाएगा इधर तो 5, तो यानी 5 टाइम्स डिपॉजिट क्रिएट हुए होंगे, यानी तब तक ये 100 करोड़ के टोटल डिपॉजिट बन चुके होंगे कितने? 500 करोड़। तो यहां 500 करोड़, वहां 100 करोड़, तो यहां पर अकॉर्डिंगली 400 करोड़। तो कुछ ऐसा सा स्केड्यूल लेते हो, बेसिक सी एक्सप्लेनेशन देते हो, राउंड वाइज आपको चीजें लिखनी होती हैं। घर पर जाकर इस क्वेश्चन की जरूर प्रैक्टिस कर लेना, किसी को कोई दिक्कत होगी तो जरूर पूछ लेना। आगे बढ़ते हैं। सेंट्रल बैंक के मेन फंक्शन, सेंट्रल बैंक के मेन फंक्शन जिसके अंदर मेनली समझने की बहुत कम बातें हैं, मेनली याद करने की ही बातें हैं, लेकिन वाकई में ये एक ऐसा टॉपिक है जिसको मैं घर पर जाकर कहूंगा कि आप लोग याद जरूर कर लें और लिख के भी जरूर देख लें, क्योंकि इस टॉपिक का एग्जाम में आना, हाँ सुन रहे हो ना तुम, एग्जाम में आना पक्का है। कि मान के चलो ये जो ये 3 फंक्शन है, तीनों में से कोई ना कोई एक के आने के चांसेस पूरे हैं, काफी हद तक आएंगे और सीधा आएंगे। और बहुत से बच्चे इस टॉपिक को ऐसे करके रखते हैं कि हाँ आ गया समझ में, हाँ आ गया। वो सीबीएसई के चेकर्स को भी पता है कि आप लोगों को समझ में तो आ जाता है, लेकिन वो ये देखते हैं कि आप लिख क्या रहे हो। अब जो बच्चे वाकई में बात को सुनकर, समझकर, याद करके घर पर जाकर राइटिंग प्रैक्टिस करते हैं, थोड़ा ढंग का कंटेंट लिखते हैं, नंबर उन्हें मिलते हैं। अदरवाइज वही, वाकई में कह रहा हूं, अगर बस इतना कि करेंसी अथॉरिटी पता है हमें कि आरबीआई नोट छाप सकता है, ये होता है करेंसी अथॉरिटी। अब क्या लिखोगे खाली इतना जानकर? अगर घर पर जाकर याद नहीं करोगे, लिखने की प्रैक्टिस नहीं करोगे, बड़ी बकवास बातें लिखोगे आप लोग वाकई में कि हाँ आरबीआई कैन प्रिंट द करेंसी फॉर आवर कंट्री, ऐसी मतलब भाषा लिखते हो आप लोग, और बस फिर सीधा आपके नंबर होते हैं 4 में से 1.5 1 सीधा इतने। और घर पर जाकर अगर तमीज में जाके याद कर लोगे, राइटिंग प्रैक्टिस कर लोगे, तो नंबर आपके बढ़ते चले जाएंगे। बात सीधी सी है, लेकिन बात पढ़नी तो पड़ेगी, याद तो जरूर करनी पड़ेगी। तो ये एक ऐसा टॉपिक है जिसको मैं जरूर कहूंगा रिकमेंडेड है, याद भी कर लें और भैया घर पर जाकर राइटिंग की प्रैक्टिस भी कर लें। राइटिंग की प्रैक्टिस आप बहुत ज्यादा नहीं कर सकते, बट थोड़ी तो कर ही सकते हैं। लिमिटेड टॉपिक की तो जरूर कर लेनी चाहिए। तो करेंसी अथॉरिटी का मतलब आप लोग जानते हैं, पेपर जो करेंसी प्रिंट करने की कैपेसिटी है वो सिर्फ आरबीआई के पास ही है, ये वाली बात है। बैंकर्स टू द गवर्नमेंट के अंदर हम यही बोलते हैं कि सरकार के लिए आरबीआई क्या क्या काम करता है, बैंकर की तरह काम करता है, यानी डिपॉजिट लेता है, पेमेंट करता है, ये सारे के सारे काम। एजेंट की तरह काम करता है, फाइनेंशियल एडवाइजर की तरह काम करता है। जब कहीं भी एग्जाम में बैंकर्स टू द गवर्नमेंट आएगा तो ये 3 हिस्सों के अंदर एक्सप्लेनेशन देनी पड़ती है आपको, बैंकर के तौर पर, एजेंट के तौर पर, फाइनेंशियल एडवाइजर के तौर पर। और अगर बैंकर्स बैंक एंड सुपरवाइजर आया तो बहुत सारी एक्सप्लेनेशन रहने वाली है आपकी, ध्यान रखिएगा। बैंकर्स बैंक एंड सुपरवाइजर यानी सभी बैंकों का बैंक, और साथ ही साथ उनके ऊपर सुपरवाइज भी करता है, यानी जांच रखता है कि कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ झाले तो नहीं कर रहे, ऐसे करके बातें। लेकिन एक्सप्लेनेशन के अंदर बातें बहुत सारी हैं, बातें सुनने में समझने में बहुत छोटी
थोड़ी सी हैं, लेकिन एक्सप्लेनेशन तो काफी सारी है। जैसे ये जो बैंकर्स बैंक है, इसमें एज अ बैंकर के लिए इतना सारा का सारा कंटेंट है वही बात कि भाई गवर्नमेंट के बिहाफ पर पैसा लेता है, पैसा देता है। इन शॉर्ट गवर्नमेंट को अगर पैसे की नीड हो तो उनको उधार भी देता है। और इसके अलावा जो बैंकर्स बैंक वाला पॉइंट हम बात कर रहे थे, तो उसके अंदर कस्टोडियन ऑफ कैश रिजर्व, यानी जितने भी कमर्शियल बैंक के कैश रिजर्व हैं ये आरबीआई होल्ड करता है। लेंडर ऑफ अ लास्ट रिजोर्ट, कमर्शियल बैंक के पास में अगर पैसे की कमी पड़ेगी तो लास्ट रिजोर्ट, लास्ट आखिरी मौके के तौर पर आरबीआई मौजूद रहता है। और क्लियरिंग हाउस, जो कमर्शियल बैंक्स के जो आपस में ये जो ट्रांजैक्शन रहती हैं उनको सेटल करना, जैसे एक पर्सन है आपका पीएनबी अकाउंट होल्डर, दूसरे पर्सन है एसबीआई अकाउंट होल्डर, एक पर्सन ने दूसरे को चेक दिया, तो ये पीएनबी एसबीआई वाले क्या खुद से कोऑर्डिनेट करते हैं आपस में? तो ऑब्वियसली नहीं, बीच में आरबीआई एक्ट करता है एज ए क्लियरिंग हाउस, यानी पीएनबी और एसबीआई की इस इंटर बैंक ट्रांजैक्शन को सेटल करवाने का काम करता है आरबीआई एज ए क्लियरिंग हाउस। तो ये भी आपको पढ़ना है। और आखिरी में एज अ सुपरवाइजर में तो वही कि सुपरवाइज करता है ट्रांजैक्शन की, जज करता है कि कहीं सिक्योरिटी ब्रीच तो नहीं हो रही, कहीं कोई वॉयलेशन तो नहीं हो रहा, ऐसे करके। तो आसान टॉपिक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि बस इसको ऐसे ही छोड़ दो, ये तो कर लेंगे, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। इसको याद कर लेना और इसको लिख के जरूर देख लेना मेरी तरफ से, जरूर जरूर। देन इसके बाद में मनी एंड बैंकिंग के अंदर ये जो सबसे आखिरी कंटेंट है, कंट्रोलर ऑफ मनी सप्लाई एंड क्रेडिट, जिसके अंदर हम कुछ ये बातें बोलते हैं, रेपो रेट, बैंक रेट, रिवर्स रेपो रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशन और लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट, सीआरआर, एसएलआर और कुछ क्वालिटेटिव मेथड, ये सारे के सारे होते हैं। तो फटाफट से सारी के सारी चीजों के बारे में अपेरेंटली बात कर लेता हूं। एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आते हैं आइडिया भी होगा आप लोगों को, कि इन चीजों का डेफिनेशन आपको याद होनी चाहिए। डेफिनेशन के लिए इतना कंटेंट भी अगर आप याद कर लेते हैं काफी होगा। साथ ही साथ कभी भी किसी इकोनॉमी के अंदर मनी सप्लाई का लेवल बढ़ाना है तो क्या किया जाए, यानी रेपो रेट को बढ़ाया जाए या गिराया जाए, या मनी सप्लाई का लेवल डाउन करना है तो क्या किया जाए। तो ऐसे करके चीजें हैं और चीजों को अंडरस्टैंडिंग करना काफी ज्यादा जरूरी है। बारी बारी से बात कर लेता हूं जल्दी जल्दी से। सबसे पहले रेपो रेट, तो कभी भी अगर आरबीआई इन कमर्शियल बैंक्स को पैसा उधार पर देता है, वो भी शॉर्ट टर्म पर्पस के लिए, तो बदले में जो इंटरेस्ट चार्ज करता है उसको रेपो रेट कहते हैं। ये इंटरेस्ट ऑब्वियसली कमर्शियल बैंक्स के लिए एक बर्डन की तरह वर्क करता है। बर्डन की तरह क्यों? क्योंकि ये इंटरेस्ट इन्हें पे करना है, तो ये इंटरेस्ट इनके लिए एक एक्सपेंस की तरह है। तो ऑब्वियसली जब जब रेपो रेट बढ़ाया जाएगा तो कमर्शियल बैंक्स के ऊपर बर्डन बढ़ता है, और जब जब ये रेपो रेट गिरेगा तो कमर्शियल बैंक के ऊपर बर्डन कम हो जाता है। तो जब कहीं भी अगर आरबीआई को मनी सप्लाई का लेवल गिराना हो तो मनी सप्लाई का लेवल कैसे गिरेगा? बर्डन बढ़ाकर। तो बर्डन बढ़ाने के लिए आरबीआई क्या करता है? रेपो रेट को बढ़ा देता है, इनकी कॉस्ट ऑफ बोरोइंग बढ़ जाती है, तो अकॉर्डिंगली मार्केट में लेंडिंग रेट जो आम पब्लिक के लिए होते हैं वो बढ़ा देते हैं। पब्लिक के ऊपर बर्डन बढ़ता है तो वो लोन कम लेते हैं, लोन कम लेते हैं तो अकॉर्डिंगली जो मनी सप्लाई का लेवल है वो डिक्रीज होता चला जाता है। एंड वाइस वर्सा, यानी मनी सप्लाई अगर बढ़ानी है हमें तो ये सब कुछ कम कर दिया जाएगा, रेपो रेट कम होगा, इनकी कॉस्ट ऑफ बोरोइंग कम होगी, तो मार्केट लैंडिंग रेट जो लोगों के लिए है वो भी अकॉर्डिंगली कम हो जाएंगे, लोग खुश हो जाएंगे, खूब लोन लेंगे, खूब मनी सप्लाई आएगा, तो मनी सप्लाई का लेवल बढ़ जाएगा। तो ये रेपो रेट क्या है? रेपो रेट का मतलब कि आरबीआई अगर लेंड्स करता है मनी टू द कमर्शियल बैंक फॉर अ शॉर्ट टर्म पर्पस, तो इंटरेस्ट चार्ज ऑन सच लोन इज अ रेपो रेट। ऐसी जो दूसरा टर्म होता है आपका बैंक रेट, वहां पर बस इतनी सी बातें बदलती हैं कि जो लोन दिया जा रहा है वो लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए दिया जा रहा है। जैसे रेपो रेट के अंदर बात थी आपके शॉर्ट टर्म की, तो बैंक रेट के अंदर बात है लॉन्ग टर्म की। सिर्फ इतनी सी बात बदली है, बातें वो की वही हैं, यहां आरबीआई, यहां कमर्शियल बैंक, और अभी भी ये जो इंटरेस्ट है वो बैंक्स का एक्सपेंस ही है, खर्चा ही है। जब जब ये बैंक रेट बढ़ाया जाएगा तो बैंक्स के ऊपर बर्डन बढ़ेगा, और जब जब गिराया जाएगा तो बैंक्स का बर्डन कम होगा। तो ये भी बिल्कुल सेम सीक्वेंस में ही काम करता है, कोई भी बदलाव नहीं है। आगे आगे ओपन मार्केट ऑपरेशन। ओपन मार्केट ऑपरेशंस का मतलब क्या होता है? बाइंग एंड सेलिंग, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ सिक्योरिटीज। अब ये बाइंग एंड सेलिंग करता कौन है? तो ऑब्वियसली आरबीआई करता है ऑन बिहाफ ऑफ अ गवर्नमेंट। तो ये जो आरबीआई है ये अक्सर कई बार सिक्योरिटीज को सेल करता है। अब देखो सिक्योरिटीज को तो सेल कर रहा है, लेकिन सेल क्या फ्री में करता है? ऑब्वियसली नहीं, बदले में पैसा ले लेता है। तो जब कहीं भी अगर सिक्योरिटीज को सेल करता है तो वो इकोनॉमी से पैसे को एब्जॉर्ब करता है, एब्जॉर्ब मनी फ्रॉम द इकोनॉमी। तो अगर कहीं भी उनका टारगेट होता है कि इकोनॉमी से पैसे को सोखना है, सोखना सोखना समझते हैं ना, एब्जॉर्ब करना, निकाल लेना, निचोड़ देना, ऐसे करके। तो अगर कहीं भी मनी सप्लाई के लेवल को कम करना है तो हम सिक्योरिटीज को सेल करते हैं, जिससे कि सिक्योरिटीज तो दे देंगे, बदले में पैसा खींच लेंगे, एब्जॉर्ब कर लेंगे। तो जब कहीं भी मनी सप्लाई के लेवल को कम करना होता है तो आरबीआई क्या करता है? सिक्योरिटीज को सेल करता है, जिससे कि कमर्शियल बैंक्स के पास में पैसों की कमी, रिजर्व्स की कमी हो जाती है, उनकी क्रेडिट क्रिएशन एबिलिटी कम हो जाती है, और अल्टीमेटली वो लेस लैंडिंग करते हैं। कम लैंडिंग करेंगे तो ऑब्वियसली मनी सप्लाई के लेवल कम होते चले जाएंगे। और जब कहीं भी हम चाहते हैं क्या कि मनी पहुंच जाए, इकोनॉमी में पैसा पहुंच जाए, तो हम बोल देते हैं, मार्केट में एडवर्टीजमेंट लगा देता है आरबीआई कि जो जो मार्केट के अंदर सिक्योरिटीज खरीद खरीद के बैठे हुए थे
वो अब हमें दे दो, हम खरीदना चाहते हैं, हम खरीदना चाहते हैं, जो जो आना चाहता है आओ और बेच दो, आओ और बेच दो। तो सिक्योरिटीज तो ले लेगा आरबीआई, बदले में पैसा दे देगा। इस चीज को एक तरीके से कहते हैं इंजेक्टिंग द मनी इनटू द इकोनॉमी। इंजेक्शन, ये इंजेक्शन से दवाई जाती है ना अंदर, तो यहाँ पे इंजेक्शन से पैसा जा रहा है कहां, इकोनॉमी के अंदर। तो एक इकोनॉमिक टर्म है इंजेक्शन ऑफ मनी इनटू द इकोनॉमी। तो आरबीआई सिक्योरिटीज परचेज करके इकोनॉमी के अंदर पैसे का इंजेक्शन लगा देता है, इकोनॉमी के अंदर पैसा पहुंच जाता है और इकोनॉमी के अंदर मनी सप्लाई का लेवल आपका बढ़ता चला जाता है। तो ये होता है आपका ओपन मार्केट ऑपरेशन। देन इसके बाद में मार्जिन रिक्वायरमेंट। क्या होता है मार्जिन रिक्वायरमेंट? तो जब कहीं भी हम बैंक में जाते हैं लोन लेने के लिए, तो बैंक हमसे बदले में कोलैटरल मांगता है, सिक्योरिटी मांगता है। सिक्योरिटी मतलब वही गिरवी रखाना पड़ेगा आपको कुछ ना कुछ। अगर आपने 10 लाख का लोन आप मांगने के लिए गए हो, बैंक ने कहा आपको कम से कम 10.5 लाख की सिक्योरिटी रखानी पड़ेगी, तो इस सिचुएशन में आपका 0.5 लाख यानी 50,000 रुपए का मार्जिन है, जो कि एक लो मार्जिन की कैटेगरी में आएगा। और ऐसे सिचुएशन में ऑब्वियस सी बात है कि हम खुशी हो जाएंगे, सिर्फ 50,000 का मार्जिन बढ़िया है। जबकि हम दुखी हो जाएंगे अगर हम 10 लाख का लोन मांगने के लिए जाए और बैंक कहे कि कम से कम 15 लाख की सिक्योरिटी रखानी पड़ेगी आपको 5 लाख रुपए का मार्जिन यानी एक हाई मार्जिन रखाना पड़ेगा। ऐसी सिचुएशन में हम डिस्करेज हो जाते हैं लोन लेने के लिए। तो एक लो मार्जिन के केस में हम एनकरेज होते हैं और एक हाई मार्जिन के केस में हम डिस्करेज होते हैं। हमें अगर मनी सप्लाई को कम करना है तो लोगों को डिमोटिवेट करना है, मार्जिन काफी हाई रखेंगे हम। तो आरबीआई इन्फ्लुएंस करता है सभी कमर्शियल बैंकों की आप अपनी मार्जिन थोड़ा सा बढ़ा दो जिससे लोग डिमोटिवेट हो जाएं, और मनी सप्लाई के लेवल को बढ़ाने के लिए मार्जिन को कम रखने की बातें बोली जाती हैं। ऐसे करके बातें हैं। तो बताओ जी कि इतनी बातों में कोई बात पूछनी है तो जरूर पूछ लें, नहीं तो मेन मुद्दे की बात जो फाइनल आपकी समरी निकल के आती है वो क्या, जो काफी ज्यादा आसान है। जब कहीं भी आपको मनी सप्लाई को बढ़ाना है, क्या करना है? बढ़ाना है। तो जितनी भी सारी की सारी चीजें हैं उन सबको गिराना है, सबको गिराना है। रेपो रेट भी, बैंक रेट भी, वन रिवर्स रेपो रेट, सीआरआर, ओपन मार्केट ऑपरेशन में तो खैर बाय सेल की बातें होती हैं। तो जब कहीं भी आपको मनी सप्लाई का लेवल बढ़ाना है तो ये सारी की सारी चीजें गिराई जाती हैं, चाहे रेपो रेट हो, बैंक रेट, रिवर्स रेपो रेट, सीआरआर, एसएलआर, सारी चीजें गिराई जाती हैं। और जब कहीं भी मनी सप्लाई के लेवल को गिराना होगा तो ये सारी की सारी चीजें आपकी बढ़ा दी जाएंगी, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, सीआरआर, एसएलआर। ओपन मार्केट ऑपरेशन में तो कुछ बढ़ाना गिराना नहीं, वहां पर तो बाय सेल जैसी बातें बोलते हैं। तो अगर कहीं भी मनी सप्लाई के लेवल को बढ़ाना है तो आप सिक्योरिटीज को बाय करते हो, और अगर गिराना है तो आप सिक्योरिटीज को सेल करते हो गई बात खत्म। कोई बात पूछनी है तो पूछ लो। ऑब्वियस बात है कि जिसने जितनी ज्यादा पढ़ाई की होगी पूरे साल उसके लिए उतना ज्यादा आसान है इतनी जल्दी फास्ट मोड में पढ़ना। जिसने नहीं की होगी तो उसे यही लग रहा होगा हम तो बस सुन रहे हैं, आप बोलते रहो, है ना। हाँ भैया, सीआरआर और एसएलआर, बेसिकली सीआरआर कैश रिजर्व रेशो, जिसके अंदर बेसिकली आरबीआई ने एक कानून बनाए हैं। ये दोनों की दोनों हैं क्या, लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट, यानी दोनों कानूनी रिक्वायरमेंट है। सीआरआर के अंदर आरबीआई ने कहा है कि आपको एक फिक्स मिनिमम परसेंटेज हमारे पास डिपॉजिट जरूर रखवाने पड़ेंगे। और अगर बात करें कि ऐसा कहा क्यों है, जिससे ये कल को कभी भी ऐसा ना हो कि ये जो कमर्शियल बैंक्स हैं ये भाई पैसा लेने के बाद में लोन वगैरह तो देते ही रहते हैं, अब ये लोन दे दे के अपने पास पैसा खत्म ना कर लें। ये जो सरकार ने इतनी मुश्किल से बैंकिंग सिस्टम में एक फेथ क्रिएट किया हुआ है तो ये फेथ खराब ना हो जाए। क्योंकि क्या वाकई में कभी भी ऐसा हुआ है किसी कंपनी के साथ में कि आपने किसी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट किया और बाद में आप उस कंपनी से अपना खुद का पैसा वापस मांगने गए और कंपनी कह रही है हमारे पास पैसा नहीं है? तो हाँ जी, कंपनी के साथ तो ऐसा बहुत बार हुआ है, कंपनी से फ्रॉड भी किया है, कंपनी ने स्कैम भी किया है, बहुत बार हुआ है। लेकिन क्या कभी भी आज तक ऐसा कोई केस आमतौर पर सुना है कि किसी बैंक में एक इंसान गया अपना खुद का पैसा निकालने के लिए और बैंक ने कहा अभी नहीं है पैसा, परसों आ जाना? तो ऐसा कभी भी नहीं हुआ, लिटरली कभी भी नहीं हुआ। और यही कारण है कि बैंकिंग सिस्टम के अंदर एक फेथ है। तो इस फेथ को मेंटेन रखने के लिए आरबीआई कहता है क्या कि बेसिकली भाई आप ना थोड़ा सा पैसा हमारे पास भी रखा के रखो कि इमरजेंसी के केस में पैसे की कमी पड़ेगी तो ये पैसा ले लेना। आप अपने ही पास सारा का सारा पैसा संभाल के रखोगे तो उठा दोगे तुम तो बेसिकली सीआरआर क्या है, एक मिनिमम परसेंटेज, ध्यान रखना मिनिमम परसेंटेज। अगर वो चाहे तो ज्यादा रखा सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन मिनिमम उतना जरूर रखाना पड़ेगा जितना आरबीआई ने बोला है। असल जिंदगी में 4 to 5% रहता है। और साथ ही साथ आरबीआई ने यह भी बोला कि थोड़ा सा पैसा आप अपने पास भी रखो संभाल के, वो एसएलआर है। तो एसएलआर क्या है, सीआरआर क्या है? सीआरआर तो क्या है, वो मिनिमम परसेंटेज ऑफ टोटल डिपॉजिट टू बिकम अ कमर्शियल बैंक विद द सेंट्रल बैंक। आपको वो पैसा कहां रखना है, सेंट्रल बैंक के पास रखना है। स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो के अंदर उन्हें वो अपने पास रखना है। तो कीप विद देमसेल्व्स, आप अपने पास रखो और हम चेक करेंगे। यानी आरबीआई कहता है हम चेक करेंगे। और असल जिंदगी के अंदर ये सिर्फ बोली गई बात नहीं है। जो बैंक बंद हो जाते हैं पब्लिक के लिए कितने बजे, 4 बजे, मगर बैंक के एम्प्लॉयज की छुट्टी कब होती है, क्या 4 बजे?
तो ऑब्वियसली नहीं, वही 5 बजे से सेलिब्रेट करते हैं, हाँ बंद होने वाला है, और लगभग 6 बजे तक जाके ऑफ होता है। वो 2 घंटे तक क्या कर रहे होते हैं बैठ के, तो वो सारा का सारा अपने कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के अंदर यही सब कुछ चेक कर रहे होते हैं कि कहीं इन लिमिट में ब्रीच तो नहीं हो गई, क्योंकि ऑब्वियसली एक बैंक के पास में करोड़ों के डिपॉजिट होते हैं, और अगर थोड़ी भी लिमिट ऊपर नीचे हो गई, जितना आरबीआई ने बोला हुआ है मिनिमम परसेंटेज मेंटेन करने के लिए, अगर उन्होंने मेंटेन नहीं किया तो पेनल्टी भी करोड़ों की बढ़ेगी। डेली बेस पे लिमिट चेक करता है आरबीआई की, हर बैंक की हर ब्रांच, हर गांव के हर कोने में सभी ब्रांचेस ये लिमिट्स फॉलो कर रही हैं या नहीं। तो उन 2 घंटे के अंदर वो यही इंश्योर करते हैं ये लिमिट्स मेंटेन रहें। अगर कहीं पर थोड़ी बहुत कमी पड़ रही होगी तो फोन वोन घुमा के, एक ब्रांच से इधर उधर फंड घुमा के एडजस्ट कर लेंगे। तो ये वाले काम करते हैं वो 1.5-2 घंटों के अंदर, जिसको वो क्लोजिंग बोलते हैं। कई बार तुमने सुना भी होगा बैंक्स के। तो ठीक है ना, अब सबके सब लोग मिल के थोड़ी ना करते कि आओ CRR SLR करें। ब्रांच मैनेजर के काम है ये, बाकी लोग चाय पकौड़ा मंगा के खाते हैं अपना, क्या दिक्कत है। सही नहीं है। बैंक में नौकरी करने वाले ना, वाकई में एक पर्सन, इवन मैनेजर की पोजीशन तक भी इंसान मैंने ऐसा नहीं देखा जो खुश हो अपनी जिंदगी से, एक आधों को छोड़ दूं तो। वरना मतलब ज्यादातर ये कि क्या है, ठीक है, एक तो आईटी फील्ड वाले और ये कि बैंकिंग इंडस्ट्री वाले ज्यादातर दुखी रहते हैं, ठीक है, क्योंकि डेली वही काम, मतलब डेली वही लोग, पैसा आ रहे हैं ठक ठक ठक, वही सॉफ्टवेयर में पैसा जमा कराना निकालना, जमा कराना निकालना। माना मंथ एंड पे सैलरी आ जाएगी अच्छी खासी 60-70 हजार रुपए, उसका भी तो मेजर पोर्शन तो तुम अपने घर वालों पे खर्च करोगे। चलो खैर, हाँ भैया, तो पढ़ लेते हैं बेसिकली अब उसके बाद का, यानी कि गवर्नमेंट बजट, जो कि कंपेरेटिवली आसान चैप्टर है। ऑब्वियसली जो आपसे पहले पढ़ रहे थे हम एग्रीगेट डिमांड, वो तो फिर भी मुश्किल था। जहां गवर्नमेंट बजट को टोटलिटी में 3 हिस्सों के अंदर कवर करते हैं आप लोग। सबसे पहले गवर्नमेंट बजट के ऑब्जेक्टिव पढ़ते हैं, पहला। देन उसके बाद में कुछ एक्सपेंडिचर और रिसीट्स की बात करते हैं, दूसरा। एंड देन उसके बाद में कुछ गवर्नमेंट डेफिसिट्स की बात करते हैं, तीसरा। यानी कि टोटल 3 हिस्सों के अंदर आप इस चैप्टर को हमेशा कवर करते हैं। जहां सबसे पहला जो कि टॉपिक है, जो कि गवर्नमेंट बजट का ऑब्जेक्टिव्स वाला टॉपिक है, आसान है, जरा सुन लेते हैं। जहां अलग अलग आपको ऑब्जेक्टिव होते हैं और हर एक ऑब्जेक्टिव को अंडरस्टैंड आपको अलग से करना होता है। ऐसा नहीं है कि कभी भी एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आएगा कि व्हाट आर द वेरियस ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अ गवर्नमेंट बजट, और आपने 2-3 हेडिंग लिखकर थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया, जैसे बीएसटी के अंदर आप करते हो। तो यहाँ इस टॉपिक के अंदर आप ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि ज्यादातर बार इसकी केस स्टडी आती है, और केस स्टडी में आपको आइडेंटिफाई करना होता है कि कौन सा ऑब्जेक्टिव यहाँ पर हमें नजर आ रहा है, और रेलेवेंट ऑब्जेक्टिव को ही आपको एक्सप्लेन करना होता है। तो जहां सबसे पहला जो कि ऑब्जेक्टिव है वो है हमारा रीअलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। जहां क्या कह रहे हैं कि किसी भी एक पर्टिकुलर सेक्टर को अगर सरकार प्रमोट करना चाहती है तो अक्सर टैक्स कंसेशन या सब्सिडी देकर उस पर्टिकुलर सेक्टर को प्रमोट करती है। जैसे कि ईवी सेक्टर को सरकार प्रमोट करना चाहती है तो टैक्स में कंसेशन सब्सिडी वगैरह दे सकती है, या किसी सेक्टर को डिस्करेज करना चाहती है तो वहां पर हैवी टैक्सेशन चार्ज कर उसको डिस्करेज भी कर सकती है। तो रीअलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज का मतलब किसी सेक्टर के अंदर अगर उसे ज्यादा पैसा लगवाना है सरकार को तो प्रमोट करने के लिए टैक्स कंसेशन दे सकती है। और अगर बाय चांस टैक्स कंसेशन और सब्सिडी देने के बावजूद भी अगर कोई प्राइवेट प्लेयर उस इंडस्ट्री के अंदर नहीं आता तो सरकार खुद से डायरेक्टली प्रोड्यूस भी कर सकती है अपनी गवर्नमेंट कंपनी ओपन करके। तो ये भी सरकार के पास में एक ऑप्शन रहता है। आमतौर पर इसकी केस स्टडी के लिए आपको जो कीवर्ड अपने माइंड के अंदर रिटेन करना है तो वो यही, किसी भी सेक्टर को एनकरेज या डिस्करेज करने के लिए सरकार जब कहीं भी टैक्स कंसेशंस देती है तो उस केस में आपका रीअलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज ऑब्जेक्टिव आपका रहने वाला है। देन ऐसी और भी आपके ऑब्जेक्टिव हैं, ध्यान रखिएगा। जैसे कि एक है रिड्यूसिंग इनकम इनइक्वालिटी, जिसका मतलब है गैप बिटवीन रिच एंड पुअर, ये जो इतना ज्यादा है इसको कम करना। रिचर क्लास ऑफ पर्संस के ऊपर ज्यादा टैक्स लगाना, पुअर सेक्शन के ऊपर टैक्स ना लगाना बल्कि उनको सब्सिडी देना, जिससे कि हमारी कंट्री के अंदर ये जो इनकम इनइक्वालिटीज हैं, गैप बिटवीन रिच एंड पुअर है, तो ये थोड़ा कम हो सके। इसका भी पर्टिकुलर कीवर्ड आप अपने माइंड के अंदर रिटेन कर सकते हो, रिच और पुअर के बीच का अंतर कम करना। इसके अलावा सरकार का एक उद्देश्य इकोनॉमिक स्टेबिलिटी भी है कि इकोनॉमी के अंदर फ्लक्चुएशंस बहुत ज्यादा ना आए, इन्फ्लेशन एक्सेसिवली ना आए, डिफ्लेशन भी ना आए। इन्फ्लेशनरी और डिफ्लेशनरी सिचुएशन को टैकल करती है सरकार अपने टैक्सेस की मदद से और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर की मदद से, जैसा कि पिछले चैप्टर के अंदर पढ़ा भी था हम लोगों ने। तो इकोनॉमी को स्टेबल रखने का काम करती है, एक्सेसिवली इन्फ्लेशन नहीं आने देगी, डिफ्लेशन नहीं आने देगी। इसका भी मेन कीवर्ड आप माइंड के अंदर रिटेन कर सकते हो, इन्फ्लेशन डिफ्लेशन को कंट्रोल करना। देन इसके बाद में इकोनॉमिक ग्रोथ, एक पॉइंट होता है इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, जिसके अंदर मेनली हम बात करते हैं इन्फ्लेशन डिफ्लेशन की। दूसरा पॉइंट है इकोनॉमिक ग्रोथ। ग्रोथ कैसे आएगी? ऑब्वियसली जीडीपी बढ़ाकर। जीडीपी कैसे बढ़ता है? प्रोडक्शन ज्यादा
ज्यादा करके प्रोडक्शन कब ज्यादा होगी, जब इकोनॉमी के अंदर सेविंग और इन्वेस्टमेंट्स के लेवल ज्यादा होंगे। जब बाहर से भी एमएनसीज हमारी इंडिया के अंदर आएंगी तो बेसिकली सेविंग और इन्वेस्टमेंट की जब कहीं भी बातें आएंगी तो रिलेवेंट पॉइंट हमारा यही कवर हो जाएगा इकोनॉमिक ग्रोथ का। और इसके अलावा सबसे आखिरी पॉइंट, रिड्यूसिंग रीजनल डिस्पैरिटीज। वो जो गैप बिटवीन रिच एंड पुअर था वो तो रिच पुअर की बात थी। रिच पुअर तो अर्बन एरियाज में भी है, रूरल एरियाज में भी हैं, डेवलप्ड एरियाज में भी हैं और अंडर डेवलप्ड में भी हैं। रिच पुअर के बीच में जो गैप है वो हर जगह है, लेकिन ये जो बात है ये रिच पुअर की नहीं बल्कि रीजनल की है, एरियाज की है। हाँ भैया, नहीं समझना चुप हो जाओ। हाँ भैया, तो रीजनल डिस्पैरिटीज मतलब जैसे कुछ एरियाज काफी डेवलप्ड रहते हैं, कुछ कम डेवलप, तो एरिया वाइज ग्रोथ डिफरेंसेस जो काफी ज्यादा रहते हैं तो उनको कम करना। इसके अलावा गवर्नमेंट बजट के अंदर जो पार्ट 2 के अंदर हम पढ़ते हैं वो एक्सपेंडिचर और रिसीट्स की बात पढ़ते हैं, जहां एक्सपेंडिचर दो तरीके के, कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, रिसीट्स भी दो तरीके की, कैपिटल रिसीट और रेवेन्यू रिसीट। जहां आमतौर पर उम्मीद करता हूं याद होगा आप लोगों को, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो होते थे जो कि आमतौर पर रोजमर्रा के खर्चे होते थे, रिकरिंग नेचर के होते थे, डे टू डे फंक्शनिंग के खर्चे होते थे। कैपिटल एक्सपेंडिचर तो नॉन रिकरिंग नेचर के होते थे, बार बार तो नहीं होते थे। इनकी मदद से या तो कोई एसेट्स बढ़ता था या कोई लायबिलिटी कम होती थी। ऑब्वियसली हर महीने में हमारे जो कैपिटल एक्सपेंडिचर हैं वो अच्छे ही हैं। हाँ भैया, तो जरा सुन लेते हैं। तो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर जो रोजमर्रा के खर्चे हैं सरकार के, और कैपिटल एक्सपेंडिचर जो कभी कभार वाले होते हैं। तो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर के अंदर सरकार के द्वारा दी जाने वाली सैलरी, पेंशन, इंटरेस्ट नाम के खर्चे आपके कवर हो जाते हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर के अंदर तो ऐसे खर्चे जिससे एसेट्स बढ़े, जैसे कि लोन अगर दे रही है सरकार, या फिर बिल्डिंग वगैरह, रोड वगैरह बनवा रही है, फ्लाईओवर बनवा रही है, किसी तरह की लाइबिलिटी को रिपे कर रही है, ये सारी चीजें हमारी कैपिटल एक्सपेंडिचर के अंदर आती हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर नेचर वाइज काफी बेहतर नेचर के खर्चे हैं। जितना ज्यादा एक कंट्री के अंदर किए जाएंगे लॉन्ग टर्म में उतने ज्यादा ग्रोथ होने की चांसेस हैं, उतने ही एसेट्स क्रिएट होंगे, उतनी ही लायबिलिटी का बर्डन आपका कम होता चला जाता है। दूसरा रिसीट्स, जहां रिसीट्स का मतलब पैसे का आना है। एक होती है कैपिटल रिसीट, जिसके अंदर या तो आपके कोई एसेट कम हो गए हैं या लायबिलिटी बढ़ गई है, ये दोनों ही मायनों में आपकी खराब होती है। या तो आपने कोई एसेट्स बेच दिए हैं तो इससे आपकी फ्यूचर में ग्रोथ होने के चांसेस कम हो जाएंगे, या फिर आपने लायबिलिटी ले ली है तो फ्यूचर बर्डन आपका बढ़ता चला जाता है। एग्जांपल इसके क्या रहते हैं, बोरोइंग, लोन का लेना। कहां से लोन ले सकते हैं हम? पब्लिक से, ओपन मार्केट ऑपरेशंस यानी कि सिक्योरिटीज के थ्रू, आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक जैसे इंस्टीट्यूशन से, फॉरेन की सरकारों से, किसी से भी आप लोन लोगे तो ऐसी सिचुएशन में आपके ऊपर लायबिलिटी बढ़ जाएगी और आपकी डिपेंडेंस बाहरी कंट्रीज के ऊपर ज्यादा आ जाती है। रिकवरी ऑफ लोन, जिसकी वजह से ऑब्वियसली आपका एसेट जो कि होता है वो कम होता चला जाता है, जिससे अभी तक जब तक आपने लोन दिए हुए थे किसी बाहरी सरकार को या स्टेट्स को, तो अभी तक इंटरेस्ट नाम की इनकम आ रही थी, लेकिन अब क्योंकि आपने वो लोन रिकवर कर लिया तो इंटरेस्ट नाम की इनकम अब आपकी नहीं आएगी। इसके अलावा कैपिटल रिसीट्स के अंदर ही एक ये रिसीट्स भी हैं अदर रिसीट्स की फॉर्म में, जहां हम डिसइन्वेस्टमेंट और स्मॉल सेविंग की बात करते हैं। डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब तो हम लोग जानते ही हैं क्या होता है, कि सरकारी कंपनीज के शेयर्स किसी प्राइवेट सेक्टर को बेच देना, सेल कर देना, तो ये आपका डिसइन्वेस्टमेंट है। जिससे कि सरकार के जो कि हैं एसेट्स का लेवल कम हो जाता है। सरकारी कंपनी जो कि है सरकार के लिए एक एसेट्स के तौर पर ही काम करती हैं। स्मॉल सेविंग, जो सरकार है वो बेसिकली पोस्ट ऑफिसेज के अंदर कुछ इस तरह की सिक्योरिटी सेल ऑफ करती है, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, केवीपी, किसान विकास पत्र, जिनके तहत बेसिकली लोगों से छोटी छोटी डिनोमिनेशंस में वो पैसा रेज करते हैं, और बल्कि एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड बाद वो पैसा सरकार को लौटाना भी होता है, तो उनके ऊपर एक लायबिलिटी की तरह रहती है ये स्मॉल सेविंग, एनएससी और केवीपी का पैसा। ये सारी की सारी हैं आपकी कैपिटल रिसीट। दूसरी होती है रेवेन्यू रिसीट, जो नेचर वाइज आपके लिए काफी ज्यादा अच्छी हैं, जो है बेसिकली सरकार की एक आमतौर पर होने वाली इनकम, जिससे ना कोई एसेट कम होंगे ना कोई लायबिलिटी बढ़ेगी, दोनों ही मायनों में अच्छे हैं, जो कि दो हिस्सों के अंदर हमारे रहते हैं, टैक्स रिवेन्यू, नॉन टैक्स रिवेन्यू। टैक्स के अंदर सभी तरह के टैक्स, डायरेक्ट इनडायरेक्ट की बातें करते हैं हम, और नॉन टैक्स जैसे कि कल भी बात कर रहे थे, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, डिविडेंड, फी, फाइन, पेनल्टी, गिफ्ट, डोनेशन, ईस्टीट्स, फॉरफीचर, स्पेशल असेसमेंट। जहां बाकी सभी वर्ड्स के बारे में तो उम्मीद करता हूं हम जानते ही, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, डिविडेंड, फी, फाइन, पेनल्टी, ये ईस्टीट्स, फॉरफीचर, स्पेशल असेसमेंट। तो इस शीट्स का मतलब तो क्या? हाँ, इस शीट्स का मतलब क्या? तुम ही ने बोला था कल, इस शीट्स बताओ। हाँ, जिसका कोई नहीं उसकी सरकार, यानी जिस प्रॉपर्टी का कोई मालिक नहीं। हालांकि ऐसा कहाँ होता है, खैर, मगर जिस प्रॉपर्टी का कोई मालिक नहीं वो सरकार अपने अंडर में ले लेगी, तो बात यही चल रही है। हालांकि ऐसा असल जिंदगी में बहुत कम होने वाला है। फॉरफीचर का मतलब हम, बट होता ही कहाँ है ऐसा? क्योंकि अगर कोई पर्सन है जिसकी प्रॉपर्टी है, अगर उसकी डेथ हो गई है, अगर कोई नाती पोता बहन भाई कोई नहीं है, तो कोई नहीं भी है तो वो रिश्तेदार जबरदस्ती का बन जाता है। असल जिंदगी में तो यही होता है। तो ऐसी प्रॉपर्टी जिसका कोई टाइटल ओनर ही नहीं है, तो ऐसा होने के बहुत कम चांसेस हैं। ठीक है, खैर,
इसके अलावा फोर फीचर का मतलब जब्त कर लेना, कि अगर सरकार ने आपके ऊपर कोई पेनल्टी डाली है और आपके पास में पैसा पे करने की लिए कुछ है ही नहीं, तो आपकी प्रॉपर्टी ले लेगी सरकार, जब्त कर लेगी, फॉरफिट कर लेगी, सरकार की कमाई है। स्पेशल असेसमेंट, आपके घर के आसपास, आपकी प्रॉपर्टी के आसपास सरकार कोई डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर कर रही है, मेट्रो की लाइन गुजार रही है, हाईवे गुजार रही है, तो बदले में आपसे भी पैसा मांगेगी। ये कंसेप्ट है, हालांकि असल जिंदगी में होता नहीं है, क्योंकि असल जिंदगी में अगर सरकार ने ऐसा बोला कि हम आपके घर के पास से मेट्रो लाइन गुजार रहे हैं, थोड़ा पैसा आपको भी देना पड़ेगा, आप भी बोल दोगे हमने कहा था मत निकाल दो मेट्रो लाइन, ठीक है। तो असल जिंदगी में इतना ज्यादा नहीं होता स्पेशल असेसमेंट, बट ठीक है तो सही कंसेप्ट। आगे तीसरा हिस्सा गवर्नमेंट बजट का, जहां हम डेफिसिट्स की बातें पढ़ते हैं। डेफिसिट, जहां तीन तरह के डेफिसिट आप पढ़ते हो। रिवेन्यू डेफिसिट, जो रिवेन्यू नेचर के खर्चों में से रिवेन्यू रिसीट माइनस करके निकलता है। फिस्कल डेफिसिट, जो टोटल एक्सपेंडिचर में से टोटल रिसीट बस बोरोइंग को छोड़कर उसे माइनस करके निकलता है। इसी से ही फिस्कल डेफिसिट का दूसरा फॉर्मूला, जो कि बोरोइंग रिक्वायरमेंट बनता है, ये भी आपका होता है। तो फिस्कल डेफिसिट के एक नहीं दो फॉर्मूले हैं, दोनों ही याद रखिएगा जरूर और जरूर। देन इसके बाद में प्राइमरी डेफिसिट, जो कि फिस्कल डेफिसिट में से इंटरेस्ट पेमेंट को माइनस करके निकलता है। तो तीनों ही डेफिसिट की आपको डेफिनेशन जरूर याद रखनी है, और डेफिनेशन तो याद हो ही जाएगी अगर फॉर्मूला याद होगा। तो फॉर्मूला याद रखना है, मेनली डेफिनेशन खुद ही याद हो जाएगी। अगली बात, तीनों ही डेफिसिट की आपको इंप्लीकेशन जरूर याद रखनी है, कि अगर किसी इकोनॉमी के अंदर रिवेन्यू डेफिसिट आ रहा है तो क्यों नहीं आ रहा, अगर आ रहा है तो उसका प्रभाव क्या है, उसका इंपैक्ट क्या है, वो क्या इंडिकेट कर रहा है। तो ऑब्वियसली वो सरकार की नाकामी को इंडिकेट कर रहा है, इनएबिलिटी को इंडिकेट कर रहा है, कि सरकार रेगुलर और रिकरिंग नेचर की जो खर्चे हैं वो काफी बेकार तरीके से, इनएफिशिएंट वे में कर रही है। सरकार डिस सेविंग कर रही है, सेविंग नहीं कर रही है, बल्कि अपनी पुरानी सेविंग को खर्च कर रही है। और मोस्ट प्रोबेबली अगर रेवेन्यू रिसीट्स काफी नहीं है, तो मोस्ट प्रोबेबली आप कैपिटल रिसीट का इस्तेमाल शायद करोगे, जिससे इन्फ्लेशनरी सिचुएशन आएंगी। ये एक वार्निंग सिग्नल की तरह होता है कि जाग जाओ, नहीं जाओगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो रिवेन्यू डेफिसिट का आना एक वार्निंग सिग्नल की तरह होता है कि जाग जाओ, वरना तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, है ना। बस इधर आ जाओ। तो बेसिकली रिवेन्यू डेफिसिट एक सिग्नल की तरह रहता है, जबकि फिस्कल डेफिसिट तो और भी ज्यादा डेंजरस बात होती है। अगर किसी इकोनॉमी के अंदर फिस्कल डेफिसिट आ रहा है तो इंडिकेट करेगा आपकी बोरोइंग रिक्वायरमेंट को, कि अब तो बोरोइंग आपको लेनी पड़ेगी, और आप एक विशियस सर्कल ऑफ डेट के अंदर फंसने वाले हो, जो कभी ना खत्म होने वाला सर्कल है। ऑब्वियसली हमारी इंडिया भी इस ऑलरेडी डेट ट्रैप में फंस चुका है। बहुत जमाने पहले से हमारे ऊपर डेट का एक ऐसा हैवी बर्डन है, जिसके हम इंटरेस्ट ही चुकाते चुकाते मर जाते हैं, प्रिंसिपल तो पता नहीं कब चुकेगा। खैर, तो बेसिकली अगर फिस्कल डेफिसिट आता है तो डेट ट्रैप में फंस जाते हैं हम लोग। गवर्नमेंट मेनली बोरो करती है आरबीआई से अपने फिस्कल डेफिसिट को मेटअप करने के लिए, जिसको डेफिसिट फाइनेंसिंग कहते हैं। लेकिन जितना ज्यादा आप आरबीआई से बोलोगे कि नोट छापो, डेफिसिट की फाइनेंसिंग करो, तो उतना ज्यादा इन्फ्लेशनरी प्रेशर आने शुरू हो जाएंगे उस इकोनॉमी के अंदर। और अगर आप बाहर की कंट्रीज से लोन लोगे तो फॉरेन डिपेंडेंस बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, आपको उनकी बातें वक्त के साथ में माननी पड़ेगी। बोरोइंग इंक्रीज कर देती है, आपको फ्यूचर बर्डन भी, आपके इंटरेस्ट वगैरह के खर्चे इतने ज्यादा आ जाएंगे कि एक बार अगर आपने बोरोइंग ली तो फ्यूचर में रिवेन्यू डेफिसिट भी आएगा, फिर रिवेन्यू डेफिसिट की कमी के चलते फिर से बोरोइंग लोगे, कोई ट्रैप में फंस के रह जाओगे, कभी ना खत्म होने वाला विशिष्य सर्कल। सबसे आखिरी प्राइमरी डेफिसिट। अब देखो आमतौर पर ये जो ये दोनों डेफिसिट हैं, ये लगभग सेम नेचर के हैं। सेम नेचर का मतलब हाई अगर होगा रिवेन्यू डेफिसिट तो ये बहुत बुरी बात है, बहुत ज्यादा बुरी बात। अगर लो है तो थोड़ा बेटर बात है, थोड़ी अच्छी बात है। लेकिन ये जो प्राइमरी डेफिसिट है इसका नेचर थोड़ा सा उल्टा है। अगर ये लो है काफी ज्यादा, तो उस सिचुएशन में इसका मतलब है कि आपने पास्ट में ही काफी ज्यादा बोरिंग ली हुई है, पास्ट में इंटरेस्ट की कमिटमेंट्स की वजह से सरकार मजबूर हुई थी और उन्होंने लोन वगैरह लिया हुआ होगा। अगर ये एक हाई प्राइमरी डेफिसिट निकल के आता है, तब आप कहते हो कि ठीक है, इट्स ओके, फाइन, तो जो कंट्री है वो नॉर्मल हालात में है, आप लोन वगैरह ले सकते हो। तो यहां कंक्लूजन थोड़े से उल्टे होते हैं। लो के केस में अच्छी बातें नहीं है, बल्कि हाई के केस में अच्छी बातें मानी जाती हैं। तो सभी की इंप्लीकेशन जरूर पढ़ लीजिएगा, कोई बातें पूछनी हो तो पूछ लीजिएगा। तो चलो डन, ठीक है, ओके। तो गवर्नमेंट बजट तक ही आज बस करते हैं, कथा समाप्त।